FortiGate फायरवॉल की ट्रेनिंग के लिए। तो कौन सा कंटेंट रहेगा हमारा? तो आप कंटेंट चेक कर सकते हो, iMedita, उसके पास Fortinet और FortiGate फायरवॉल। तो सीधा आपको FortiGate के कंटेंट पे ले जाएगा। ये वो कंटेंट है जो हम अपनी इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान करने वाले हैं। तो इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम इस पूरे 2 महीने की ट्रेनिंग में क्या क्या करेंगे। तो हमारा इंट्रोडक्शन और कंटेंट इंट्रोडक्शन दोनों हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि जो फोर्टीगेट का डिवाइस है, फोर्टीनेट कंपनी का प्रोडक्ट फोर्टीगेट है। फोर्टीगेट क्या है? आपका एक फायरवॉल है। तो सबसे पहले हम अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे कि फायरवॉल क्या होता है और उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स मार्केट के अंदर। उससे पहले ये क्लियर कर दो कि जितने भी लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो वो खुद को म्यूट रखो। जब किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तभी खुद को क्या करना है? अनम्यूट रखना है। ठीक है? उससे फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे। पहला, आपकी रिकॉर्डिंग क्लियर रहेगी कि रिकॉर्डिंग के अंदर क्या नहीं होगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो पहली चीज क्या मिलेगी हमें? रिकॉर्डिंग क्लियर मिलेगी। दूसरा, हो सकता है आप घर पे हो और घर से बैठ के क्या कर रहे हो? क्लास ज्वाइन कर रहे हो। ऐसा ना हो पीछे से आपकी घरवाली आपको डांटते और वो सबको पता चल जाए। ठीक है? तो अपने को म्यूट रखना है। तो दो फायदे हो गए। एक तो रिकॉर्डिंग क्लियर रहेगी, दूसरा आप रहोगे, पब्लिकली नहीं हो। मजाक कर रहा था, बट दोनों चीजें सही है अपनी जगह। रिकॉर्डिंग भी क्लियर और तुम भी तुम रहोगे। दूसरा, यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो खुद को क्या करेगा? अनम्यूट करेगा। अनम्यूट करके प्रश्न पूछेगा और फिर से खुद को क्या कर लेगा? म्यूट कर लेगा। तो सभी को फायदा रहेगा। तो जितने भी लोग हैं सबको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि म्यूट रखना है, प्रश्न पूछना है, अनम्यूट करो, फिर से हमने म्यूट कर लेना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि इस ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो फायरवॉल क्या है ये हमें जानना है, और फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं ये भी हमको जानना है। उसके पश्चात फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फोर्टिगेट के बारे में, कि फोर्टिगेट फायरवॉल क्या है, कौन कौन से फीचर्स हमें देता है जो कि अनदर फायरवॉल देते हैं, उनसे उनकी साथ में हम तुलना भी करते रहेंगे। जब हमारा फायरवॉल इंट्रोडक्शन और फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन प्लस फोर्टिगेट फीचर्स इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? हम बढ़ेंगे लैब सेटअप की तरफ, कि लैब किस प्रकार से बनाओगे। उसके लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लैब कैसे बनानी है ये आपको बताया जाएगा, तो आप अपने लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप पे लैब बना के प्रैक्टिकल कर सकते हो। जब बेसिक्स हमारा हो जाएगा उसमें हम उसके बाद सीखेंगे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और लिंक मॉनिटरिंग। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फोर्टिगेट बेसिक से। फोर्टिगेट बेसिक में क्यू से एक्सेस कैसे करना है, टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस कैसे इनेबल करना है, बैकअप कैसे लेंगे, रिस्टोर कैसे करेंगे, पासवर्ड रिकवरी कैसे करेंगे, अपग्रेड किस प्रकार से करेंगे, ये बेसिक्स के अंदर रहेगा। फिर हम IPv4 की स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और लिंक मॉनिटरिंग सीखेंगे। अब फोर्टिगेट पे आपके क्या बना सकते हो? वैसे तो फोर्टिगेट फायरवॉल पे जो पॉलिसी बनती है वो वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस बनती है, लेकिन होता क्या है, मार्केट में और फायरवॉल अवेलेबल हैं जिन पे जोन कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। तो आप फोर्टिगेट फायरवॉल पे भी जोन बनाना सीखोगे और पॉलिसी जोन बेस्ड बनाना सीखोगे। जो हमारी ये ट्रेनिंग रहेगी ये दो तरह से रहेगी। पहले हम चीजों को GUI करेंगे और फिर हम चीजों को CLI करेंगे। डन हुआ? तो राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, लिंक मॉनिटरिंग, जोन के पश्चात, जोन कॉन्फ़िगरेशन के पश्चात हम एडवांस राउटिंग में की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम रिप इम्प्लीमेंटेशन करना और
ट्रबल शूट करना सीखेंगे। फोर्टिगेट ओएसबीएफ भी सपोर्ट करता है, तो इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग रहेगी। आईएस भी सपोर्ट करता है, इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग रहेगा। फोर्टिगेट बीजीपी भी सपोर्ट करता है, इम्प्लीमेंटेशन प्लस ट्रबल शूटिंग आप फोर्टिगेट फायरवॉल पे सीखोगे। यहां तक हमारा IPv4 राउटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसी फॉर्मेट में, उसी पैटर्न में आप IPv6 स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, लिंक मॉनिटर कॉन्फ़िगर करना सीखोगे, रिप एनजी कॉन्फ़िगर और ट्रबल शूट करना सीखोगे, OSPF कॉन्फ़िगर इम्प्लीमेंट और ट्रबल शूट करना सीखोगे, IS इम्प्लीमेंट और ट्रबल शूट करना सीखोगे, BGP MPBGP IPv6 का MPBGP यानी IPv4 में BGP बोला जाता है, IPv6 में MPBGP बोला जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग आप सीखोगे। यहां तक आपकी राउटिंग जो FortiGate सपोर्ट करता है वो आप सीख जाओगे। उसके बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? सिक्योरिटी एंड नेट पॉलिसीज। इसमें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, क्यों जरूरी है, कितने प्रकार का है वो सीखेंगे। फिर लैब करेंगे, जैसे स्टैटिक नेट, पैट, डेस्टिनेशन नेट और हमारा यूजर ऑथेंटिकेशन रहेगा। IPv4 के पश्चात सेम फॉर्मेट में IPv6 का स्टैटिक, पैट, डेस्टिनेशन नेट और क्या रहेगा हमारा यूजर ऑथेंटिकेशन रहेगा। जब नेट पॉलिसीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम एडवांस टॉपिक किसकी तरफ बढ़ेंगे? VPN, या बोले तो IPsec VPN की तरफ बढ़ेंगे। IPsec VPN क्या है, क्यों जरूरी है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आई वर्जन 1 वर्जन 2 के साथ लैब करेंगे, सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ लैब करेंगे। जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो गड़बड़ करेंगे, तो गड़बड़ को ट्रबल शूट भी करना साथ के साथ सिखाया जाएगा। तो फोर्टिगेट से तो फोर्टिगेट करोगे ही करोगे, लेकिन इंडस्ट्री में आपको डिफरेंट डिवाइस भी मिलेगा। तो फोर्टिगेट फायरवॉल और सिस्को राउटर के साथ VPN कैसे बनेगा ये बताया जाएगा, ASA के साथ कैसे बनेगा ये बताया जाएगा, पोलो अल्टो के साथ कैसे बनेगा ये बताया जाएगा, चेक पॉइंट के साथ कैसे बनेगा ये बताया जाएगा, जुनिपर के साथ कैसे बनेगा, और सिस्को FTD के साथ किस प्रकार से VPN बनेगा ये आपको बताया जाएगा। यानी फोर्टिगेट के साथ साथ साइट टू साइट VPN डिफरेंट वेंडर्स के साथ कैसे बनेगा ये भी हमारा यहाँ पे रहेगा। और IPv6 का इस्तेमाल करके भी आपको क्या बताया जाएगा? VPN कॉन्फ़िगर करना बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है, क्यों यूज करेंगे, ये आपको बताया जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल से पहले बता दें कि फायरवॉल टेक्निक्स होती है पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो जो फोर्टिगेट है वो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल सपोर्ट करता है, तो आप IPv4 पे किस प्रकार से लैब करेंगे वो रहेगा, ट्रांसपेरेंट मोड में साइट टू साइट VPN कैसे बनाएंगे वो रहेगा, और FortiGate पे IPv6 एड्रेसिंग का इस्तेमाल करके ट्रांसपेरेंट फायरवॉल किस प्रकार से बनाएंगे ये हमारा रहेगा। उसके बाद आता है वर्चुअल वायर इंट्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट। अब ये वर्चुअल वायर क्या है? होता कुछ यूं है कि यहाँ पे जो FortiGate है वो फायरवॉल है, और इसी तरह मार्केट में और भी क्या है, फायरवॉल्स हैं। अब होता क्या है कि यदि कोई फीचर एक वेंडर दे रहा है, यदि दूसरा नहीं दे रहा है, तो उसकी सेल पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि जो हमारा फायरवॉल होता है वो दो तरह से डिप्लॉय किया जाता है। फायर वॉल, फायरवॉल को आप डिप्लॉय कर सकते हो कैसे? लेयर 3 डिवाइस की तरह, और उसको यूज कर सकते हो L2 डिवाइस की तरह। जब हम L2 पे डिप्लॉय करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, तो कौन सा? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हो गया, और फिर हमारा हो गया वर्चुअल वायर। अब ये वर्चुअल वायर क्या है? देखो होता कुछ यूं है कि कंपनियां हो गई, कौन सा? सिस्को और पोलो अल्टो, और क्या हो गया? फोर्टिगेट। अब सिस्को सपोर्ट करता है क्या? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल,
लेकिन पोलो अल्टो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के नाम से नहीं बेचता। लेकिन फोर्टिगेट कहता है कि हाँ, मैं अपने फायरवॉल पे क्या सपोर्ट करता हूँ, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल सपोर्ट करता हूँ। पोलो अल्टो कहता है कि मैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के नाम से नहीं बेचता, मैं किस नाम से बेचता हूँ, वर्चुअल वायर के नाम से। सिस्को कहता है मैं ये नहीं देता। फोर्टिगेट कहता है हाँ, मैं भी क्या देता हूँ, वर्चुअल वायर देता हूं। तो एक्चुअली जो हमारा कौन है, एल टू डिप्लॉयमेंट है। क्या है, एल टू डिप्लॉयमेंट वो कौन सा है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल या हमारा क्या है, वर्चुअल वायर। तो कुछ वेंडर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के नाम से बेचते हैं और कुछ वेंडर किस नाम से बेचते हैं, वर्चुअल वायर के नाम से। फोर्टिगेट कहता है कि हाँ, मेरे को तुम्हारे डिवाइस में क्या मिले, तुम मतलब तुमको मेरे डिवाइस में क्या मिलेगा, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल वाला फीचर भी मिलेगा और वर्चुअल वायर भी मिलेगा। यानी जो तुम्हें सिस्को दे रहा है वो भी मैं दूंगा, जो तुम्हें पोलो अल्टो दे रहा है वो भी मैं दूंगा। तो सीधी सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाली बात है। इनमें क्या डिफरेंस है वो जब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। तो जो वर्चुअल वायर है और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है, ये दोनों के दोनों ही हमारे कैसे हैं, एल टू डिप्लॉयमेंट हैं। ये किस पे चलता है, सिस्को पे। ये किस पे चलता है, पोलो अल्टो पे। जबकि फोर्टिगेट कहता है कि ये मैं भी दूंगा और ये मैं भी दूंगा। तो फोर्टिगेट पे तुम्हें ट्रांसपेरेंट और वर्चुअल वायर दोनों फीचर्स मिलेंगे। आ गया समझ में। उसके पश्चात है हमारा क्या यहाँ पे, हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी में अब अगर हम एक ही फायरवॉल लगाते हैं तो वो फायरवॉल हमारा क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। तो फायरवॉल डाउन होगा तो हम बाहर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए कंपनियां क्या करके रखती हैं, एक नहीं कितने फायरवॉल लगाती हैं, दो लगाती हैं। उनमें से एक को क्या बना देती है, एक प्राइमरी और एक क्या बना देती है, सेकेंडरी। जो प्राइमरी रहता है वो क्या रहता है आपका, एक्टिव, और जो सेकेंडरी रहता है वो हमारा क्या होता है, पैसिव होता है। पहले जो आपका ट्रैफिक है वो एक्टिव से किस पे जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा। यदि प्राइमरी क्या हो जाता है, डाउन, तो जो सेकेंडरी पैसिव था वो क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव हो जाएगा। और अब ट्रैफिक नए वाले एक्टिव से किस पे जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा। तो हाई अवेलेबिलिटी क्या है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल हम यहाँ पे सीखेंगे। तो फोर्टिगेट पे एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव दोनों सपोर्टेड है। तो डिटेल में ये क्या है, कैसे काम करता है, कैसे करेंगे, वो आपका एचए के दौरान रहेगा। अभी तो हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो एचए के पश्चात जब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचए हो जाएगा, उसके पश्चात हमारा रहेगा, एचए के पश्चात हमारा रहेगा एसएलबी, सर्वर लोड बैलेंसिंग। अब ये सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या है, सर्वर लोड बैलेंसिंग ये है कि मान के चलो ये आपका सर्वर है जो हमने किससे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये इस तरह लेके चलो कि ये हमारा सर्वर हो गया। उदाहरण के लिए सर्वर का नाम हमने बना लिया कि ये क्या है, गूगल का सर्वर है जो किससे कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कनेक्टेड किससे हो गया, इंटरनेट के साथ हो गया। और इंटरनेट से हमारा क्या हो गया, पब्लिक यूजर। अब पब्लिक यूजर किसको रिक्वेस्ट भेजता है, गूगल को। अब मान के चलो यदि वो एक ही सर्वर है तो एक सर्वर की कैपेसिटी होगी, मान के चलो एक सर्वर कितने कनेक्शन बना सकता है, 10,000। लेकिन यहाँ पे तो जो है लोग लाखों कनेक्शन बनाते हैं, तो एक सर्वर की तो क्षमता नहीं है इतनी। तो कंपनियां क्या करके रखती हैं, कंपनियां मल्टीपल सर्वर्स लगाती है, सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री। तो इस तरह एन नंबर्स ऑफ क्या लगे रहते हैं, सर्वर्स लगे रहते हैं। लगा दिया, उस सर्वर, उन सर्वर को स्विच से कनेक्ट करते हैं और स्विच से आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, लोड बैलेंसर। क्या यूज कर सकते हो, लोड बैलेंसर। और लोड बैलेंसर को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इसका फायदा क्या होगा, जब एक यूजर, अब जो हम बात कर रहे थे कि हमारा क्या होगा, आईपी होगा किसका, google.com का। तो जब एक क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको किस पे भेज दिया जाएगा, एक सर्वर पे।
जब कोई क्या करेगा, दूसरी रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उसको किस पे भेज दिया जाएगा, दूसरे सर्वर पे भेज दिया जाएगा। कोई तीसरी रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको किस पे भेजा जाएगा, तीसरे पे। इसी प्रकार आने वाली रिक्वेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट किस पे भेजा जाएगा, सर्वर पे। लेकिन इन सर्वर के पास कंटेंट क्या होगा, सबके पास क्या अवेलेबल होगा, सेम डेटा अवेलेबल होगा। वो सर्वर टीम का काम है, हमारा काम नहीं है। बस हमारा काम इतना है कि किसी भी नेम अथवा आईपी पे आने वाली रिक्वेस्ट को, जो हमारे बैकएंड के अंदर क्या कनेक्टेड है, सर्वर कनेक्टेड है, उनको हमने क्या कर देना है, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आ गया। तो ये लोड बैलेंसिंग का काम कौन कर सकता है, फोर्टिगेट। और उसी फीचर को क्या बोला जाता है, एसएलबी, सर्वर लोड बैलेंसिंग। सर्वर लोड बैलेंसिंग की मदद से हम किसी भी, यानी कि जो आप बोलोगे नाम, वो एक्चुअली फोर्टिगेट पे क्या रहेगा, जो गूगल है। एक्चुअली यूजर को तो गूगल याद रहेगा, लेकिन एक्चुअली वो हमारा क्या रहेगा, कोई आईपी रहेगा। जब कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, पब्लिक आईपी को, तो उसको बैकएंड के सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 और सर्वर 4 को हम क्या कर देंगे, उस रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक सर्वर कितने कनेक्शन बनाता है, 10,000, तो चार कितने बनाएंगे, तो इसका मतलब 40,000 क्लाइंट्स जो होंगे, 40,000 क्लाइंट्स को हम हैंडल कर सकते हैं किसकी मदद से, सर्वर लोड बैलेंसिंग की मदद से। ये फीचर केवल और केवल किस में अवेलेबल है, फोर्टीगेट फायरवॉल में अवेलेबल है। इसके अलावा सिस्को एएसए पे नहीं, पालो अल्टो पे नहीं, चेक पॉइंट पे नहीं, सिस्को एफटीडी के अंदर नहीं है। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग केवल और केवल फोर्टीगेट फायरवॉल में ही अवेलेबल है। डन हुआ। तो ये सर्वर लोड बैलेंसिंग हमने सीखना है। और ये हमारा किस पे रहेगा, ये हमारा रहेगा साथ की साथ किस पे, IPv4 पे और IPv6 पे। जब आपका सर्वर लोड बैलेंसिंग हो जाएगा, उसके पश्चात हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है हमारा यहाँ पे, एडमिन प्रोफाइल। अब ये एडमिन प्रोफाइल क्या है, एडमिन प्रोफाइल ये है कि ये मेरा हो गया फायरवॉल। फायरवॉल को मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, स्विच के साथ। और स्विच से कनेक्टेड है मेरे एडमिन, एडमिन 1, एडमिन 2 और एडमिन 3। ये L1 है, ये L2 है और ये क्या है, L3। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, प्रोफाइल्स बनाऊंगा, L1, L2 और L3। अब उन प्रोफाइल्स को मैंने एलोकेट कर देना है किसको, एडमिन्स को। मान के चलो, ये हुआ हमारा यहाँ पे एडमिन 1, दूसरा हमने दे दिया एडमिन 2 और तीसरा हो गया एडमिन 3। तो जो भी मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे, मैंने उनके लिए क्या बना देनी है, प्रोफाइल, जैसा जिसका काम। तो जो मेरा L1 है, जो मेरा L1 है, उसको मैंने क्या दे दिया, रीड ओनली, कि वो केवल क्या कर सकता है, फायरवॉल पे रीड कर सकता है। जो L2 है, उसको रीड ओनली के साथ साथ प्लस हम क्या दे देंगे, सम राइट दे देंगे। ठीक है, रीड एंड सम राइट की परमिशन दे देंगे कि वो बेसिक रीड ओनली के साथ साथ और भी कुछ कर सके। और जो L3 है, उसको हमने क्या दे देना है, उसको फुल रीड का और राइट की क्या दे देनी है, परमिशन। और जब जो यूजर होगा, वो अपनी जो परमिशंस जो उसको राइट दिए गए हैं, केवल उसके अनुसार ही क्या कर पाएगा, फायरवॉल पे टास्क कर पाएगा, कोई दूसरा टास्क नहीं कर पाएगा। जो फ्रेशर्स है उनको आप L1 में डाल दो, वो केवल देख सकते हैं। जिनको थोड़ा और एक्सपीरियंस हो गया, उनको किस में डाल दो, L2। आपके पास राइट होगा कि इसको L2 को, जो जो L2 इंजीनियर है, वो क्या कर सकता है कि केवल आईपी एड्रेसिंग कर सके, राउटिंग कर सके, वो चीजें आप उसे अलोकेट कर सकते हो। आ गया समझ में। तो ये चीजें हम किसके अंदर सीखने वाले हैं, ये एडमिन प्रोफाइल्स के अंदर सीखने वाले हैं। उसके पश्चात हमारा रहता है क्या यहाँ पे, VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ये क्या है, आपने CCNA सीखा होगा, CCNP सीखा होगा। तो ये है कि मेरे क्लाइंट लेन के अंदर क्या हो गए, मेरे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो गए।
जिन सभी को मैंने किससे जोड़ दिया है यहाँ पे, स्विच से। स्विच से मैंने क्या जोड़ा, राउटर। राउटर को मैंने किससे जोड़ दिया, आईएसपी से जोड़ दिया। अब ये डाउन हो सकता है, तो उसके लिए हम डिवाइस रिडंडेंसी के लिए हम एक राउटर नहीं, हमने कितने राउटर लगाए, दो राउटर लगाए। लेकिन इसका आईपी कितना है, 192.168.101.10। इसका हो गया 192.168.101.20। अब क्लाइंट को यदि मैं क्या देता हूं, सभी का आईपी कितना रखता हूं, यदि मैं सभी का आईपी 10 करता हूं, तो इसके डाउन होने पे वो बाहर नहीं जा सकते। तो फिर मेरे को मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। अब ये डाउन हो गया तो भी बाहर नहीं जा सकते। तो हम फिजिकल आईपी यूज नहीं करते हैं। तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं वर्चुअल आईपी। तो इन दोनों राउटर्स पे हम एक वीआईपी बनाएंगे, 192.168.101.1। इस पे भी क्या बनाएंगे, 192.168.101.1। जो फायरवॉल वन है वो क्या बन जाएगा, मास्टर है, राउटर वन मास्टर। और ये हमारा क्या बन जाएगा, बैकअप बन जाएगा। तो सभी का गेटवे क्या रहेगा, 101.1 रहेगा। अगर राउटर वन डाउन हो जाता है तो टू जो बैकअप है वो क्या बन जाएगा आपका, मास्टर। और ट्रैफिक किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, R2 की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा टास्क हम किस पे करते थे, राउटर पे। तो राउटर पे क्या चलाते हैं हम, एच एस। इस टास्क के लिए क्या चलाते हैं वर्चुअल आईपी के लिए, HSRP, VRRP, और क्या चलाते हैं, GLBP चलाते हैं। अब फोर्टिगेट कहता है कि तुम राउटर की जगह क्या यूज करोगे, मेरा फायरवॉल यूज करोगे। तो यही टास्क आप, तो HSRP सिस्को का है, GLBP सिस्को का है, VRRP कैसा है, ओपन स्टैंडर्ड है। तो सेम टास्क आप VRRP किस पे डिप्लॉय करोगे, मेरे फायरवॉल पे डिप्लॉय करोगे। और वहां पे किसकी हेल्प ले सकते हो, वर्चुअल आईपी की हेल्प ले सकते हो। और उसको क्लाइंट के लिए एज ए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, गेटवे इस्तेमाल करेंगे। तो ये वीआरआरपी क्या कर रहा है, वीआरआरपी की मदद से हम मल्टीपल राउटर और स्विच से किसका काम ले सकते हैं, सिंगल गेटवे का काम ले सकते हैं। तो HSRP हो, VRRP हो, या GLBP हो, with the help of these protocol we can utilize multiple routers और firewall as a single gateway। डन हुआ। तो ये हमारा किसके अंदर रहेगा, VRRP के अंदर रहेगा। उसके पश्चात VRRP के पश्चात फिर आपका क्या है, फोर्टिनेट ADVPN। अब ये ADVPN क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या, साइट टू साइट VPN। तो साइट टू साइट VPN कब यूज करेंगे, मान के चलो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक फायरवॉल है जिसको मैंने किससे जोड़ दिया, आईएसपी से जोड़ दिया। यहाँ पे मेरे पास दूसरा फायरवॉल है और ये तीसरा फायरवॉल है। मैं चाहता हूं सभी कम्युनिकेट करें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फायरवॉल 1 2 और उनके बीच में क्या बना दूंगा मैं, यहाँ पे हमने बनाना है साइट टू साइट VPN बना दिया। अब 3 ब्रांच है तो आसानी से बना सकते हो। अब मान के चलो ये ब्रांच कितनी हो गई, 30 हो गई, या फिर ये 300 हो गई। तो साइट टू साइट VPN बनाने में बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो साइट टू साइट VPN को फुल मैश में बनाना, कॉन्फ़िगर करना और ट्रबल शूट करना कॉम्प्लेक्स है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करता है हमारा कौन, ADVPN। अब इसका फायदा क्या होता है, जब हम ADVPN क्यों यूज करेंगे, क्लियर होना चाहिए। यदि हमारे पास दो ब्रांचेस हैं तो हम क्या बना देंगे सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, साइट टू साइट VPN। लेकिन साइट टू साइट VPN को फुल मैश में कॉन्फ़िगर और ट्रबल शूट करना कॉम्प्लेक्स है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करता है ADVPN। तो ADVPN में चाहे आपके कितनी भी ब्रांचेस हों, तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारी अनदर ब्रांचेस हो गई, n नंबर ऑफ ब्रांचेस हो गई। तो अब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ADVPN। ADVPN में एक डिवाइस को हम क्या बनाएंगे, हब। बाकी को क्या बनाएंगे हम, स्पोक। बाकी को हमने बनाना है यहाँ पे
स्पोक, तो ये हमारे क्या बन गए, स्पोक। हब का मतलब है कि वो क्या होगा, सर्वर। स्पोक का मतलब है कि वो क्या रहेगा, वो हमारा क्लाइंट रहेगा। तो इस प्रकार से हमने कर दिया, डन हुआ। जब आप हब और स्पोक बनाओगे तो प्रत्येक स्पोक हब के साथ टनल बनाएगा, और ये टनल स्टैटिक रहेगा, यानी पहले वो प्रत्येक स्पोक खुद को किस पे रजिस्टर करेगा, हब के साथ रजिस्टर करेगा। और कैसा टनल बनाएगा, यहाँ पे स्टैटिक टनल बनाएगा। जब स्टैटिक टनल बना देगा उसके बाद इनके बीच में राउटिंग एक्सचेंज हो जाएगा। राउटिंग एक्सचेंज होने के पश्चात यदि एक स्पोक दूसरे स्पोक के पास जाता है तो उनके बीच में डायनेमिक टनल बनेगा, और ये हमें नहीं बनाना। ये जो दूसरा कलर देख रहे हो ये आपका कैसा है, डायनामिक टनल है, और ये डायनेमिक टनल क्रिएट होगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ही क्या होगा, ये क्रिएट होगा। आ गया समझ में? तो क्या मिला हमें, एडीवीपीएन का फायदा क्या हुआ, एडीवीपीएन से पहला हमें क्या करना पड़ेगा, लेस कॉन्फ़िगरेशन, कम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, और हमको जो मिलने वाला है वो है आपका फुल मैश वीपीएन। तो एडीवीपीएन जो है वो हमें फुल मैश वीपीएन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, किसके साथ, लेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो कम कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या मिलेगा, फुल मैश, सभी सभी से कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन याद रहे कंडीशन ये है कि हमारे सभी डिवाइस किसके होने चाहिए, फोर्टीगेट के होने चाहिए। यदि सभी डिवाइस फोर्टीगेट हैं तभी आप क्या कर सकते हो, एडीवीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यदि डिफरेंट वेंडर हैं फिर एडीवीपीएन नहीं होगा। फिर आपको कौन सा वीपीएन करना पड़ेगा, यदि सभी डिवाइसेस सेम वेंडर के नहीं है तो फिर आपको केवल और केवल क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास, साइट टू साइट वीपीएन रहेगा। तो साइट टू साइट वीपीएन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर सभी डिवाइसेस फोर्टीगेट की हैं और मल्टीपल ब्रांचेस हैं, फुल मैश कम्युनिकेशन चाहिए, तो लेस कॉन्फ़िगरेशन में फुल मैश कनेक्टिविटी कौन देगा आपको, एडीवीपीएन ही देगा। लेकिन कंडीशन, ऑल डिवाइसेस मस्ट बिलोंग्स टू फोर्टीगेट, फोर्टीगेट के वो आपके यहाँ पे होने चाहिए। जब ये हमारे को समझ में आ गया, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फोर्टीगेट पे कौन सा है, डायलअप वीपीएन। अब ये डायलअप वीपीएन क्या है, तो डायलअप वीपीएन ये है कि मोस्टली आप लोग वर्किंग हो, वर्किंग हो तो किस तरह से है, यानी कंपनियों का नेटवर्क किस तरह से बना हुआ है, क्या होता है हमारे पास, इंटरनेट कनेक्शन होता है। इंटरनेट कनेक्शन को किससे कनेक्ट कर देते हैं, फायरवॉल। फायरवॉल को किससे कनेक्ट कर देते हैं, स्विच। स्विच से क्या लगा देते हैं, सर्वर। और स्विच से क्या लगा देते हैं, पीसी। यूजर कंपनी के अंदर जाता है, पीसी से बैठ के किसको एक्सेस करता है, सर्वर को एक्सेस करता है। कंपनियों में जाके यही तो काम करते हैं। अब बात ये है कि अब यूजर जो है कंपनी में जाता है, लेकिन ये उसका क्या हो गया, यहाँ पे होम हो गया। अब यूजर कहाँ पे बैठा हुआ है, अपने घर पे बैठा हुआ है। उसके पास एक लैपटॉप अथवा क्या है, डेस्कटॉप है, वो किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से। तो अब यूजर कंपनी के अंदर नहीं है, यूजर कहाँ पे बैठा है, घर पे बैठा हुआ है। जब वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया तो उसको कैसा आईपी मिलेगा, पब्लिक। इंटरनेट पे कैसा है, पब्लिक। फायरवॉल पे कैसा रहे, आईपी रहेगा, पब्लिक। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसा आईपी यूज करेंगे, प्राइवेट 101.100 और 101.x। तो जब यूजर कंपनी प्रीमाइस में होगा तो वो तो आसानी से क्या कर लेगा, सर्वर को एक्सेस कर लेगा। लेकिन अब यूजर कंपनी में नहीं है, घर पे बैठा है, उसके पास कैसा आईपी है, पब्लिक है। अगर वो घर से बैठ के उस सर्वर को क्या करना चाहेगा, एक्सेस करना चाहेगा, तो एक पैकेट जनरेट होगा, सोर्स आईपी पब्लिक 102.1.1 100 होगा। डेस्टिनेशन आईपी किस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, 192.168.101.100। ऐसा पैकेट बनेगा और किस पे जाएगा, इंटरनेट पे। इंटरनेट देखेगा डेस्टिनेशन आईपी पब्लिक है या प्राइवेट है, प्राइवेट है। इंटरनेट पे पब्लिक होते हैं तो ये पैकेट यहीं पे ही क्या हो जाएगा,
ड्रॉप, क्योंकि इंटरनेट को पब्लिक पता होता है ना कि प्राइवेट। तो यूजर घर से डायरेक्टली किसको एक्सेस नहीं कर सकता, कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन हमें कराना है। तो कराने के लिए अब जो हमारा कौन है, यूजर है, उसके बीच में और फायरवॉल के बीच में क्या बनेगा, एक वीपीएन बनेगा। तो हमने अपने पीसी से फायरवॉल के बीच में क्या बनाना है, यहाँ पे रिमोट एक्सेस वीपीएन हमने बनाना है। उस रिमोट एक्सेस वीपीएन की मदद से जो यूजर है जो घर पे बैठा हुआ है, वो किसको एक्सेस कर सकता है, कंपनी के इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। तो अभी आपने देखा होगा, आप या आपके बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम में जितने भी यूजर्स हैं, वो अपनी कंपनी के राउटर या फायरवॉल के साथ क्या बनाते हैं, रिमोट एक्सेस वीपीएन, और घर से ही इसको एक्सेस करते हैं, कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। डन हुआ। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन दो प्रोटोकॉल की मदद से आप बना सकते हो। एक तो आपका क्या यूज होगा, आईपी सेक। जब आईपी सेक यूज कर रहे हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे वो हमारा कहलाएगा डायल अप वीपीएन। तो फोर्टीगेट पे जब आईपी सेक की मदद से क्या बनाओगे, रिमोट एक्सेस वीपीएन, तो वो क्या कहलाएगा, डायल अप वीपीएन। तो वो क्या कहलाएगा आपका, डायल अप वीपीएन। अब डायल अप वीपीएन के लिए एक तो यानी रिमोट एक्सेस वीपीएन के लिए क्या यूज करोगे, आईपी सेक, तो डायल अप कहलाएगा। लेकिन यही काम आप किस वीपीएन की प्रोटोकॉल की मदद से कर सकते हो, एसएसएल की मदद से कर सकते हो। जब एसएसएल की मदद से करोगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, एसएसएल वीपीएन। यानी रिमोट एक्सेस वीपीएन के लिए दो प्रोटोकॉल यूज करोगे, आईपी सेक और क्या यूज करोगे, एसएसएल। दोनों का पर्पस वही रहेगा, वर्क फ्रॉम होम यूजर्स को कंपनी के इंटरनल नेटवर्क का क्या देना, एक्सेस देना। आ गया समझ में। लेकिन जब आईपी सेक का यूज करोगे तो वो क्या कहलाएगा, डायल अप। जब एसएसएल का यूज करोगे तो वो एसएसएल वीपीएन कहलाएगा। डन हुआ। तो ये दोनों हम करने वाले हैं, कब, पहले आईपी सेक की मदद से और फिर किसकी मदद से, एसएसएल वीपीएन की मदद से। उसके पश्चात फिर हमारा रहेगा एसडी वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये एसडी वैन क्या है, एसडी वैन में फोर्टिगेट कहता है कि देखो जी, बात कुछ इस तरह से है कि तुम्हारे पास ये लेन हो गया, लेन में कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, लेन किससे कनेक्टेड होगा, फायरवॉल से कनेक्टेड होगा। फायरवॉल से हमने मल्टीपल लिंक ले रखे हैं, ISP1, ISP2 और क्या ले दिया, ISP3। नॉर्मली आपको कितनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पोर्ट नंबर 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4। यानी ISP1, 2 और 3 के लिए क्या बनानी पड़ेगी, मल्टीपल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और हमें मल्टीपल ही क्या देने पड़ेंगे, राउट देने पड़ेंगे। आ गया समझ में। लेकिन फोर्टिगेट कहता है कि आप मेरे फायरवॉल पे कौन सा सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, एसडी वैन। एसडी वैन में आप क्या करोगे, जितने भी मेरे फिजिकल इंटरफेस हैं, उन फिजिकल इंटरफेस को आप लॉजिकली एक इंटरफेस में कनेक्ट कर दोगे। तो वो इंटरफेस कैसा होगा आपका, वर्चुअल इंटरफेस होगा। वही वर्चुअल इंटरफेस मेरा क्या कहलाएगा, एसडी वैन इंटरफेस। वही वर्चुअल इंटरफेस ही हमारा क्या है, एसडी वैन इंटरफेस होगा। आया समझ में। अब क्योंकि आपने सभी को बंडल एक वर्चुअल इंटरफेस में कर दिया, अब आपने एक ही तो क्या बताना है, राउट बताना है। और एक ही क्या बताना है, एक ही आप राउट बनाओगे और एक ही आप क्या बनाओगे, पॉलिसी। वो पॉलिसी ऑटोमेटिकली पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो आपको मल्टीपल पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। तो फायदा क्या हुआ, एचडी वैन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो इंटरनेट पे जो ट्रैफिक जा रहा है और जो हमारे वेन लिंक्स हैं, उनका बेस्ट वे में क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो किस तरह रहेगा, फिजिकल इंटरफेसेस को वर्चुअल इंटरफेस में बाइंड करेंगे, वही एसडी वैन इंटरफेस कहलाएगा। उसी के लिए राउट, उसी के लिए पॉलिसी। अब कितने इंटरफेस बंडल कर सकते हो आप, लगभग लगभग 255 फिजिकल इंटरफेस को क्या कर सकते हो, बंडल कर सकते हो। आ गया समझ में।
बाकी जो आपने नेटिंग किया है इसके साथ साथ, वैसे तो वो खुद ही लिंक का इस्तेमाल करेगा। फिर आप अपना भी क्या बना सकते हो, रूल बना सकते हो कि मेरे को किस डेस्टिनेशन के लिए जब जाना है तो मेरे को किस इंटरफेस का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ये भी आप किस में बता सकते हो, एसडी वैन के अंदर बता सकते हो। क्योंकि अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है तो उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि फोर्टिगेट एसडी वैन के अंदर हम फायरवॉल पे मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस को एक लॉजिकल वर्चुअल इंटरफेस में डालते हैं, वही एसडी वैन इंटरफेस कहलाता है। उसी के लिए राउटर, उसी के लिए पॉलिसी लगाते हैं, वही राउटर पॉलिसी मल्टीपल मेंबर इंटरफेस पे डिप्लॉय हो जाती है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट पे जाने वाले लिंक्स का बेटर वे में क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा हमारा यहाँ पे क्या, एस डी वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एफएसएसओ, फोर्टीनेट सिंगल साइन ऑन। अब ये क्या है, ये है कि मान के चलो मेरे पास हो गया यहाँ पे क्या, मेरे पास हो गया लेन, लेन को मैंने किससे जोड़ दिया, स्विच से, स्विच को मैंने किससे जोड़ दिया, फोर्टीगेट फायरवॉल से, और फोर्टीगेट फायरवॉल को मैंने किससे जोड़ दिया, इंटरनेट से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। डन हुआ। अब फोर्टीगेट पे हमने पॉलिसी लगाई, क्या पॉलिसी लगाई, तो फोर्टीगेट पे पॉलिसी लगाई कि मेरा जो अंदर वाला लेन है वो है 101.1, यहां से कोई भी एक आईपी आएगा। फोर्टीगेट पे पॉलिसी लगाई कि यदि सोर्स 192 168 101 डॉट समथिंग हो और यदि डेस्टिनेशन क्या हो, एनी हो, तो हमें एक्शन में क्या कर देना है, एक्शन में अलाउ कर देना है। ये पॉलिसी हमने किस पे डिफाइन की, फोर्टीगेट पे। लेकिन अब बात ये है कि अब स्विच पे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो यहां तो कोई भी इस सबनेट का आईपी दे के थ्रू फायरवॉल के क्या कर जाएगा, इंटरनेट एक्सेस कर जाएगा। तो अब हम इसको और कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कंट्रोल ये है, मेरी कंपनी के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट का क्या यूज कर रहे हैं, एडी, एक्टिव डायरेक्टरी, या क्या यूज कर रहे हैं, एलडेप यूज कर रहे हैं। और जो मेरे यूजर्स हैं वो किसके मेंबर हैं, वो डोमेन के यूजर्स हैं। डन हुआ। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एडी, माइक्रोसॉफ्ट एडी और फोर्टीगेट का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो हमने एडी और फोर्टीगेट का यहां पे क्या कर दिया, आपका हो गया इंटीग्रेशन। जैसे ही हमने इंटीग्रेशन किया तो जो भी हमारे, मान के चलो एडी पे यूजर ग्रुप था कौन, एचआर था, आईटी और क्या था, सेल्स, वही इंफॉर्मेशन किसके साथ सिंक हो जाएगी, फोर्टीगेट। तो फोर्टीगेट पे अब अवेलेबल है एचआर, अवेलेबल है आईटी और क्या अवेलेबल है, सेल्स। तो ये किसके साथ सिंक हो गए, हमारे फोर्टीगेट के साथ सिंक हो गए। अब हमें पॉलिसी इस पे बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम पॉलिसी में ये बताएंगे कि पॉलिसी नंबर 1, यदि कौन आता है, एचआर, और वो किस पे जाता है, एच, अगर सोर्स क्या है, एचआर है, और डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स एचआर है, डेस्टिनेशन कोई भी है, तो उसको हमने एक्शन में क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। दूसरा, यदि कोई इस डिपार्टमेंट से आता है, आईटी कहीं पे भी जाता है, उसको क्या कर देना है, अलाउ। फिर कौन आएगा, सेल्स आएगा, कहीं पे भी जाता है तो उसको भी हमने क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। तो इसको किस तरह से कहेंगे, इसको आप दो तरह से कहोगे कि जब हम फोर्टीगेट पे एडी के ग्रुप बेस्ड पॉलिसी लगाना चाहेंगे तो फोर्टीगेट और एडी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और वो वही आपका क्या कहलाएगा, एफएसएसओ, फोर्टीनेट सिंगल साइन ऑन। तो बस यूजर को एक बार, जो यूजर आएगा वो किसको ज्वाइन करेगा, अब जो ये कंपनी के अंदर यूजर आएगा, या तो वो किससे होगा, एचआर से, या किससे होगा, आईटी से, या किससे होगा, सेल्स से। जब ये यूजर आएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे अपडेट हो जाएगी, फोर्टीगेट पे। और जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो या तो ये एचआर से या आईटी से या किस से बिलोंग करेगा, सेल से बिलोंग करेगा, तो ही वो किसको एक्सेस कर पाएगा,
इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा। यदि यूजर इन तीनों ग्रुप में से किसी का नहीं है तो उसे इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा। डन हुआ। तो माइक्रोसॉफ्ट एडी और फोर्टिगेट के इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे? एफएसएसओ, ताकि हम एडी के ग्रुप बेस्ड पॉलिसी कहां पे लगा सकें? फोर्टिगेट फायरवॉल पे लगा सकें। डन हुआ। तो इंटीग्रेशन भी हो गया, पॉलिसी कंट्रोल में हेल्प मिली। जब कल को फायरवॉल पे क्या जनरेट होगा? लॉग। मान के चलो किसी यूजर ने कोई साइट साइट एक्सेस की, जब साइट एक्सेस की तो वहां पे आईपी आया। अब हमें क्या पता ये आईपी किस मशीन का है? वैसे पता करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन किसी मशीन पे 3 शिफ्टें चलती हैं, कंपनियों के अंदर शिफ्ट चलती है ना, 1 2 3। तो एक टाइम ऐसा भी होगा जब शिफ्ट क्या करेगी? ओवरलैप करेगी। उस टाइम पे किसी ने कोई रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट एक्सेस की, लॉग में आया आईपी, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन अगर आपने क्या लगा रखा है? एफएसएसओ, तो उस टाइम पे कौन सा यूजर लॉग इन था, लॉग में उस यूजर का भी क्या आएगा? नाम आएगा। तो हमें लॉग में भी क्या मिलेगी? लॉगिंग और रिपोर्टिंग में भी हमें क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। आ गया समझ में? तो फोर्टिगेट एडी इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? एफएसएसओ कहलाता है। कैसे करेंगे वो अपने टाइम पे आएगा, अभी बस आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे किसके बारे में? एफएसएसओ के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है? वीडोम, वर्चुअल डोमेन। अब ये वर्चुअल डोमेन क्या है? वर्चुअल डोमेन ये है, मान के चलो आप किसी कंपनी में काम करते हो जो क्या प्रोवाइड करती है? वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग कंपनीज में आप जाके आप अपना क्या रख सकते हो? सर्वर रख सकते हो। तो किसी वेब होस्टिंग कंपनी के पास क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 और क्लाइंट 4, चार क्या रखे हुए हैं? सर्वर रखे हुए हैं। अब वो वेब होस्टिंग कंपनी कह रही है कि तुम्हें जो है मेरे सर्वर को प्रोटेक्ट करना है। और किससे प्रोटेक्ट करोगे? फायरवॉल से प्रोटेक्ट करोगे। अब चार कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें कितने फायरवॉल खरीदने पड़ेंगे? चार। अब चार खरीदेंगे, कल को ये लेके भी जा सकते हैं, तो मेरा वो वेस्ट हो गया। तो फोर्टिगेट या हर वेंडर ये कहता है कि फिजिकल फायरवॉल मत खरीदो, एक ही क्या खरीदो आप? फिजिकल फायरवॉल खरीदो। उसके अंदर क्या बना दो? वर्चुअल फायरवॉल बना दो। क्या बना दो? वर्चुअल फायरवॉल। और उन्हीं वर्चुअल फायरवॉल्स को आप किसको अलोकेट कर दो? अपने क्लाइंट्स को एलोकेट कर दो। कर दिया। अब फायदा क्या हुआ? अगर मैं मल्टीपल फायरवॉल लाऊंगा तो उनके लिए स्पेस लगेगा, उनके लिए बिजली लगेगी, यस और नो, रख रखाव मेंटेनेंस करना पड़ेगा। कल को ये लेके जाते हैं तो वो मेरा वेस्ट हो गया। लेकिन एक फिजिकल फायरवॉल के अंदर आप क्या बना सकते हो? वर्चुअल फायरवॉल बना सकते हो। और इन्हीं वर्चुअल फायरवॉल्स को क्या बोला जाता है फोर्टिगेट में? वीडोम, वर्चुअल डोमेन बोला जाता है। तो जो हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो गया? कॉन्सेप्ट आपका हो गया यहाँ पे ये कि एक तरफ मैं लिख देता हूं यहाँ पे वेंडर, और एक तरफ लिख दिया मैंने यहाँ पे वर्चुअल फायरवॉल। तो वेंडर और वर्चुअल फायरवॉल इस तरह से हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो जो फोर्टिगेट है, वेंडर कौन सा हो गया? अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? फोर्टिगेट। फोर्टिगेट में वर्चुअल फायरवॉल को क्या बोला जाता है? अभी बोला है। क्या बोला जाएगा? वीडोम। जो पोलो अल्टो है उसके अंदर क्या बोला जाता है? V6। क्या बोला जाता है? V6। अगर चेक पॉइंट है तो क्या बोला जाता है? VSX। क्या बोला जाता है? वर्चुअल सिस्टम एक्सटेंशन, VSX। अगर क्या है? सिस्को है तो उसके लिए बोला जाता है उसको सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। क्या बोला जाता है? सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो फीचर है ये हर फायरवॉल, हर वेंडर ये देता है। नाम अलग हो सकते हैं, फोर्टिगेट वीडोम कहेगा, पोलो अल्टो V6, चेक पॉइंट VSX और सिस्को सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बोलेगा। आ गया समझ में? सब पे ये चलता है। तो जितने भी फीचर मैंने अभी तुमसे डिस्कस किए हैं ये हो सकता है दूसरे वेंडर पे भी क्या हो? अवेलेबल हो। नाम सेम अथवा अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से आप किसके बारे में जानोगे? वी डोम, थियोरटिकल प्लस प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्या है हमारा?
ईथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस। अब ये क्या है, मान के चलो आपके पास फोर्टीगेट फायरवॉल है। फोर्टीगेट फायरवॉल आपने अंदर स्विच से कनेक्ट कर रखा है और एक बाहर वाले स्विच से कनेक्ट कर रखा है। बाहर वाला स्विच किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अंदर वाला स्विच आपके किसके साथ कनेक्टेड है, लेन अथवा आपके सर्वर से कनेक्टेड है। तो कितने लिंक का इस्तेमाल किया, एक एक, ये डाउन हो सकते हैं। तो हम कितने इंटरफेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, दो, या अवेलेबल और भी हैं तो आप इस्तेमाल कर लोगे। तो जब दो इंटरफेस लगाओगे तो हमें दो आईपी देने हैं, नहीं, आप उनकी लॉजिकली क्या कर दोगे, बंडलिंग कर दोगे। तो हम उनको लॉजिकली क्या कर देंगे, जो फिजिकल इंटरफेस है मल्टीपल, उनकी लॉजिकल ग्रुपिंग कर देंगे। अब जब लॉजिकल ग्रुपिंग करोगे तो या तो आप क्या बनाओगे, ईथर चैनल, क्या बनाओगे, ईथर चैनल बनाओगे। तो ईथर चैनल में आप कितने लिंक बंडल कर सकते हो, 8 लिंक बंडल कर सकते हो। लेकिन ईथर चैनल तभी बना सकते हो जब सामने वाला स्विच कैसा है, मैनेजेबल स्विच है, मैनेजेबल स्विच है। यानी सामने वाली डिवाइस पे अगर ईथर चैनल सपोर्टेड है तो ये आप क्या बना सकते हो, ईथर चैनल बना सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है ना सामने वाला हर डिवाइस क्या हो, मैनेजेबल हो। कोई जस्ट स्विच हो सकता है, सिंपल। तो अगर सामने वाला डिवाइस मैनेजेबल नहीं है तो आप रिडंडेंट क्या बना सकते हो, इंटरफेस भी बना सकते हो। अब फायदा क्या होगा, जितने लिंक अगर इथर चैनल यूज किया है, इथर चैनल के अंदर आप सभी इंटरफेसेस का क्या कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन इथर चैनल में जिसको आप पहले ऐड करते हो वो आपका क्या होगा, एज ए मास्टर बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, बैकअप। जब मास्टर डाउन हो जाएगा तो ट्रैफिक किससे जाएगा, बैकअप से जाएगा। बट हाँ, फोर्टीगेट आपको इंटरफेस रिडंडेंसी के लिए दो सॉल्यूशन देता है, ईथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस। ईथर चैनल कब, जब सामने वाली डिवाइस क्या बनाती हो, ईथर चैनल। रिडंडेंट इंटरफेस कब, जब सामने वाली डिवाइस मैनेजेबल ना हो। गॉट इट। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटरफेस रिडंडेंसी मिलेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, फोर्टी में एनालाइजर और मैनेजर इंटीग्रेशन। अब ये क्या है, ये है कि आपके पास यदि एक ही फायरवॉल है, यानी ये मेरे क्या हो गए, लेन्स हो गए, और ये मेरे सर्वर्स हो गए। उनको मैंने किससे जोड़ दिया, उन सभी को मैंने जोड़ दिया स्विच के साथ। स्विच से मैंने क्या जोड़ा, फायरवॉल, और फायरवॉल को मैंने किससे जोड़ दिया यहाँ पे, इंटरनेट के साथ जोड़ दिया। अब होता यूं है कि एक ही फायरवॉल है तो कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करता। अब मान के चलो आपके पास सैकड़ों क्या हैं, फोर्टीगेट के फायरवॉल्स हैं। अब आप उनको सेंट्रलाइज मैनेज करना चाहते हो तो दो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे हैं। एक है FAZ, फोर्टी एनालाइजर। फोर्टी एनालाइजर पे आप सभी के क्या भेज सकते हो, लॉग्स। क्या भेज सकते हो, लॉग्स। तो ये आपका क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड लॉग मैनेजमेंट। यानी एक ही जगह पे सभी फायरवॉल के लॉग को आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा हमारा होता है यहाँ पे फोर्टीगेट का FMG, फोर्टी मैनेजर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे FMG, फोर्टी मैनेजर। अब सभी डिवाइस को आप किसके साथ ऐड कर दोगे, फोर्टी मैनेजर। फोर्टी मैनेजर पे आपने क्या बनाना है, तो फोर्टी मैनेजर पे आप क्या बनाओगे, पॉलिसी। और उसी पॉलिसी को आप क्या कर दोगे, पुश कर दोगे। उसी पॉलिसी को आप सभी डिवाइस को क्या कर दोगे, पुश कर दोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, फोर्टी एनालाइजर फोर्टी गेट का सेंट्रलाइज लॉग मैनेजमेंट सर्वर है, और फोर्टी मैनेजर सेंट्रलाइज फायरवॉल मैनेजर है। सेंट्रलाइज फायरवॉल मैनेजमेंट का काम कौन करता है, आपका फोर्टी मैनेजर। तो एक सभी को एक बार मैनेजर पे ऐड करना है, मैनेजर पे पॉलिसी बनाई, और एक ही जगह से हम सभी को क्या कर सकते हैं, मैनेज अथवा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आ गया समझ में। तो फायरवॉल को फोर्टी एनालाइजर मैनेजर के साथ कैसे जोड़ेंगे, पॉलिसी कैसे बनाएंगे, राउटिंग कैसे करेंगे, और उसको उसको फायरवॉल्स पे पुश कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या,
पैरेलल पाथ प्रोसेसिंग या बोले तो फोर्टिगेट पे पैकेट फ्लो कैसे होता है उस चीज को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये कंटेंट है हमारा जो हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया ब्रीफिंग ब्रीफिंग। अब डिटेल में हम क्या करेंगे वो ये देख लेना। नीचे कोर्स आउटलाइन डिटेल्ड है, फायरवॉल क्या है, फोर्टिगेट क्या है, लैब सेटअप के अंदर हम क्या करेंगे, टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस कॉन्फ़िगर कनेक्टिविटी वेरीफाई करेंगे, बैकअप लेंगे, प्लेन इंक्रिप्टेड लेंगे, फैक्ट्री स्टोर करेंगे, कॉन्फ़िगर स्टोर करेंगे, एडमिन पासवर्ड को रिकवर करना सीखेंगे और फोर्टिगेट को अपग्रेड करना यहाँ पे सीखा जाएगा। उसके बाद आपकी क्या रहेगी, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, लिंक मॉनिटरिंग जोन। जब हम रिप करेंगे तो रिप में क्या होगा, बेसिक टेबल वेरिफिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, टाइमर मॉडिफिकेशन, डिफॉल्ट राउट, एडी चेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑफसेट लिस्ट, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे रहेंगी। ओएसपीएफ में हम क्या सीखेंगे, तो जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है आपको उसी सेक्शन के नीचे मिल जाएगा। डन हुआ? अब ये मैं यहां से क्या कर लेता हूं, यहां से लेके और हम आपका किधर गया, पैकेट फ्लो तक, तो कहाँ से कॉपी किया, फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके और आप पैकेट फ्लो तक इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके ये कहाँ पे ले जाया जाएगा, नोटपैड में। नोटपैड में ले जाके इसको सिलेक्ट ऑल कॉपी किया और ये ही कंटेंट हम अपना आगे कवर करेंगे। तो ऐसा नहीं आपके लिए, सबके लिए बनता है, ठीक है। तो आपका बैच हो गया फोर्टिगेट कितना, 3 से 5। यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, तो पेस्ट कर दिया। तो ये 2 स्लाइड एक्स्ट्रा हैं, तो ये हमने डिलीट कर देनी है। तो फोर्टी फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके हमारा नीचे लास्ट किस तक, पैकेट फ्लो तक का कंटेंट ऐड हो गया है। और अभी मैंने जो आपको बताया है वो ये है कि हम अपनी इस पूरे 2 महीने की ट्रेनिंग चलेगी, इसमें हम क्या क्या कंटेंट करने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई प्रश्न हो तो बोले, वरना फिर हम आगे प्रोसीड करते। तो नेक्स्ट है हमारा क्या यहाँ पे, फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो उसके लिए मैं बता दूं कि हम कुछ चीजों को समझने के लिए दूसरे वेंडर का कंटेंट उठाएंगे। दूसरे वेंडर का कंटेंट फोर्टिगेट का तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ चीजों को समझने के लिए हम दूसरे वेंडर का कंटेंट उठाएंगे। वो क्यों उठाएंगे, क्योंकि वो चीज फोर्टिगेट नहीं बताएगा। तो चलते हैं, तो उसको आप अपनी रिकॉर्डिंग से लिसन कर सकते हो या फिर रिकॉर्डिंग देख के क्या कर सकते हो, नोट्स अपने बना सकते हो। तो चलते हैं हम फायरवॉल इंट्रोडक्शन की तरफ। तो ये हमारा यहाँ पे स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड और डुप्लीकेट। तो हम अभी क्या समझने वाले हैं, अभी हम समझने वाले हैं यहाँ पे कि फायरवॉल क्या होता है। तो वैसे तो जहां तक मेरे को आइडिया है आप सभी क्या हो, वर्किंग हो। तो वर्किंग हो तो उसके लिए आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे अनुसार या समझने के लिए डेफिनेशन आपके सामने है कि यदि कोई कहता है फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो फायरवॉल है या तो वो एक सिस्टम है या ग्रुप ऑफ क्या है, सिस्टम है, जो मैनेज करता है एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। फायरवॉल क्या हो सकता है, हार्डवेयर। फायरवॉल क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर। फायरवॉल वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है वर्तमान समय में। अब ये समझते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है, एक डायग्राम बनाओ कि मेरे पास एक क्या हो गया, हमारे पास है पीसी। पीसी को किससे जोड़ दिया, पीसी को हम जोड़ देंगे स्विच से। स्विच से क्या जोड़ा, राउटर। राउटर से दूसरा राउटर और दूसरा राउटर वाया स्विच के किससे जोड़ दिया, पीसी से जोड़ दिया। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आईपी दे दो 1
92.168.101.100, फिर दे दिया 192.168.101.1, 192, यहाँ पे 192.168.1.1, 1.2, 102.1, 102.100। जब हम सीसीएनए सीखते हैं तो उसमें आप सीखोगे कि दो ब्रांचेस कैसे बनाएंगे, आईपी एड्रेसिंग राउटिंग कैसे करेंगे। उसके पश्चात जो पीसी वन है वो टू से, और टू किससे कम्युनिकेट कर जाएगा, वन से कम्युनिकेट कर जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, चलो इसको मेंशन कर देते हैं, ये पीसी वन हो गया, ये पीसी टू। तो पीसी वन टू से कम्युनिकेट करे लेकिन टू वन से कम्युनिकेट ना करे, इस तरह की हमें कनेक्टिविटी चाहिए। तो इस तरह की कनेक्टिविटी यदि आपको रखनी है तो राउटर को हटाना पड़ेगा और आपको क्या लगाना पड़ेगा, फायरवॉल लगाना पड़ेगा। फायरवॉल आप एक भी लगा सकते हो, वो डाउन हो सकता है, तो हम दो फायरवॉल लगाएंगे। जब दो फायरवॉल आप लगाओगे तो उनको आप किस में कॉन्फ़िगर करोगे, उनको आप एचए के अंदर कॉन्फ़िगर करोगे, लेकिन वो दोनों के दोनों काम आपका कैसा करेंगे, एक फायरवॉल जैसा ही करेंगे। अब जब फायरवॉल आपने लगाया है तो फायरवॉल पे आपने क्या बताना है, उस पे आपने बताना है पॉलिसी। पॉलिसी में क्या बताओगे कि जब सोर्स नेटवर्क कितना होगा, 192.168.101.0, और डेस्टिनेशन नेटवर्क यदि है 192.168.102.0, तो फिर हम एक्शन लेंगे और एक्शन में क्या कर देंगे, अलाउ। तो इस रूल के हिसाब से जब हमारा पीसी वन, जब हमारा कौन जाएगा, पीसी वन टू के पास जाएगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन टू जब अंदर आएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, यहीं पे ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो क्या बोला था, फायरवॉल या तो एक सिस्टम होगा, या तो एक ही होगा, या क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिस्टम जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। अभी हमने फिलहाल कितने नेटवर्क ऐड किए, एक और दो। तो दो नेटवर्क के बीच में एक्सेस को कौन मैनेज कर रहा है, हमारा फायरवॉल मैनेज कर रहा है। फायरवॉल क्या हो सकता है, हार्डवेयर। जब आप राउटर को रिप्लेस करोगे तो वो किस फॉर्मेट में होगा, हार्डवेयर। फायरवॉल क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कब होगा, जो हमारा पीसी होगा, पीसी पे हम क्या इंस्टॉल करेंगे, एंटीवायरस। एंटीवायरस जब होगा तो वो किस फॉर्मेट में होगा, सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में होगा। फिर वर्चुअल अप्लायंस कब होगा, तो जब ये समझ में आ गया कि हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वर्चुअल अप्लायंस कब होगा, तो उसको समझना है। तो आज के टाइम में हम क्या यूज करते हैं, AWS सर्विस, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डन हुआ। तो ये जो हमारे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वगैरह, ये हमारे हैं पब्लिक क्लाउड। हम कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, पब्लिक क्लाउड। तो हम यूज कर रहे हैं पब्लिक क्लाउड सॉल्यूशन। अगर आपने कोई सर्वर पब्लिक क्लाउड पे रख रखा है, उसे प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल चाहिए। और अब वो फायरवॉल किस फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा, वर्चुअल अप्लायंस। सर्वर वर्चुअल, तो फायरवॉल भी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे वर्चुअल रहेगा। तो फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और हमारा वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है। क्लियर हुआ। उसके पश्चात जब हमें पता चल गया फायरवॉल क्या है, अब हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कौन कौन सा हमारा फायरवॉल टेक्निक्स। तो फायरवॉल टेक्निक्स के अंदर पहले आता है पैकेट फिल्टरिंग, फिर आता है प्रॉक्सी सर्वर, फिर आता है स्टेटफुल फायरवॉल, फिर आता है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, फिर आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो वर्तमान समय में एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच फायरवॉल टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो आपको फायरवॉल्स के अंदर इनमें से कोई एक, दो अथवा सभी टेक्निक किसके अंदर मिल सकती हैं, फायरवॉल के अंदर मिल सकती हैं। जो हमारा कौन है, फोर्टीगेट का फायरवॉल है, उससे आप पैकेट फिल्टरिंग करा सकते हो, प्रॉक्सी सर्वर का काम ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट स्टेटफुल फायरवॉल है,
वो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का काम भी करेगी, और वो आपको किसका फीचर एडवांटेज देगी, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का भी क्या देगी, एडवांटेज या लाभ अथवा फीचर आपको प्रोवाइड करेगी। तो चलो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले पैकेट फिल्टरिंग अथवा स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग, या फिर पैकेट फिल्टरिंग क्या होता है। तो चाहे स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलो या पैकेट फिल्टरिंग बोलो, जिसमें पैकेट को फिल्टर किया जाता है किसकी मदद से, एक्सेस लिस्ट की मदद से। पैकेट फिल्टरिंग के अंदर हम पैकेट को फिल्टर करते हैं लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक, किसके अंदर, ओएसआई मॉडल के अंदर। जब एक्सेस लिस्ट आप बनाओगे तो बना सकते हो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, नेम्ड एक्सेस लिस्ट और टाइम बेस एक्सेस लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हो। और भी हमारी होती है, जैसे कि डायनेमिक एक्सेस लिस्ट, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट और टीसीपी एस्टैब्लिश एक्सेस लिस्ट। इतनी प्रकार की एसीएल बना के आप पैकेट फिल्टरिंग कर सकते हो, लेयर 3 से लेके कितने तक, लेयर 7 तक। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि यदि हम पैकेट फिल्टरिंग यूज करते हैं तो इसके एडवांटेज क्या होंगे। पहला एडवांटेज क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट। इजी टू इम्प्लीमेंट कैसे कह सकते हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि हमारे पास कोई पीसी है, वो कनेक्टेड है राउटर से और कोई कनेक्टेड है सर्वर। यदि पीसी हमारा क्या है, पीसी सोर्स है, सर्वर डेस्टिनेशन है, तो राउटर के से पैकेट जाएगा, तो यहां से पैकेट चलेगा तो इन होगा, इधर से पैकेट क्या होगा, आउट होगा। तो इन या आउट पे हम क्या लगा सकते हैं, एसीएल लगा सकते हैं। अगर हमारा सर्वर किसका है, एचटीटीपी का है, तो एसीएल में हमें क्या करना पड़ेगा, अलाउ टीसीपी का कितना पोर्ट नंबर, 80। यदि मेरा सर्वर किसका है, एचटीटीपीएस, तो मेरे को टीसीपी का कितना अलाउ करना पड़ेगा, 443। यदि मेरा सर्वर किसका है, एसएमटीपी, तो टीसीपी का कितना अलाउ करना पड़ेगा, 25। तो यदि हम एप्लीकेशन का पोर्ट जानते हैं तो ये काम हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी टू इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि ये काम हम किससे करेंगे, एसीएल से। एसीएल आप लगा सकते हो स्विच पे अथवा किस पे लगा सकते हो, राउटर पे। बस कंडीशन ये है कि आपका स्विच एसीएल सपोर्ट करना चाहिए और आपका राउटर क्या सपोर्ट करना चाहिए, एसीएल। यदि आपका स्विच और राउटर एसीएल सपोर्ट करते हैं तो अलग से कोई डिवाइस परचेज करने की हमको जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। डन हुआ। तो पहला एडवांटेज, इजी टू इम्प्लीमेंट, यदि आप पोर्ट नंबर जानते हो। कॉस्ट इफेक्टिव कब, जब हमारे स्विच और राउटर एसीएल सपोर्ट करते हो, तो ये हमारे लिए क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। लेकिन यदि कि कोई चीज फायदे देती है तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान में सबसे पहला क्या आता है, नॉट स्केलेबल। अब ये नॉट स्केलेबल से मतलब क्या है, मान के चलो आपके पास कितने सोर्स हैं, 100, और आपके पास डेस्टिनेशन कितने हैं, 10, और आपके पास सर्विसेज जो हैं वो सर्विसेज भी कितने हैं, 10 हैं। तो प्रश्न ये आता है कि एसीएल की जो आप क्या करोगे, एंट्रीज क्रिएट करोगे। तो एसीएल की आपको एंट्रीज क्रिएट करनी है, वो कितनी, फॉर्मूला है, सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से, मल्टीप्लाई करो सर्विस से। 100 गुना 10 कितना हुआ, 1000, 1000 गुना 10 कितना हो गया, 10,000। तो अब आपको कितनी एंट्री डालनी पड़ेगी, 10,000। तो 10,000 एंट्री डालना आसान काम नहीं है। तो ये क्या नहीं है, स्केलेबल नहीं है। आ गया समझ में। दूसरा ड्रॉबैक है, कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट जटिल है क्रिएट और मेंटेन करना। अब ये क्या बवाल है, ये बवाल है कि अगर आपके पास एक पीसी है जिसको हमने किससे जोड़ दिया, राउटर से। राउटर से हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे इंटरनेट हमने जोड़ा। इंटरनेट पे हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, डीएनएस। तो हमें अलाउ करना है डीएनएस, तो यूडीपी का कितना अलाउ करना पड़ेगा, 53। अब क्लाइंट जो है एक पैकेट भेजेगा, डीएनएस की क्वेरी भेजेगा और उसमें यूडीपी कितना लगा देगा,
यूडीपी उसमें लगाया उसने 53, तो यूडीपी 53 को यूज करके वो हमारा क्या हो गया, अलाउ हो गया। लेकिन मान के चलो इंटरनेट पे एक और सर्वर रखा हुआ है, और वो जो सर्वर है वो सर्वर है आपका किसका, टोरेंट का। अब जो अटैकर है वो क्या करेगा, टोरेंट का डेटा बनाएगा और उसमें यूडीपी कितना लगा देगा, 53, और इसको यूज करके टोरेंट भी क्या हो गया हमारा, अलाउ हो गया। आप ऐसी एसीएल नहीं बना सकते कि क्या आपका अलाउ हो, आपका यू डीएनएस तो अलाउ हो लेकिन टोरेंट आपका अलाउ ना हो, ऐसी आप एसीएल नहीं बना सकते। आया समझ में? तो ये ड्रॉबैक हो गया किसका, डिसएडवांटेज हो गया किसका, पैकेट फिल्टरिंग, अथवा ये ड्रॉबैक हो गया एक्सेस लिस्ट का। ठीक है, जब ये समझ में आ गया, उसके पश्चात हमारे पास दूसरी फायरवॉल टेक्निक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह, किसके बीच में, इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करेगा इनसाइड यूजर को कि वो सीधा बाहर जाए या बाहर से अंदर आए। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन गेटवे या क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फायरवॉल, जिसका काम क्या होता है, यूआरएल फिल्टरिंग करना। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो सकता है। अब ये क्या कहना चाहता है वो डायग्राम से समझो। डायग्राम ये कह रहा है कि मान के चलो आप कहीं पे काम करते हो, आपके पास क्लाइंट हो गया, स्विच हो गया, राउटर हमारे पास यहाँ पे आ गया, और राउटर को फिर हमने जोड़ दिया किसके साथ, इंटरनेट के साथ। ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब जब किसी को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास सर्वर्स हो गए, जैसे कि कौन सा, गूगल हो गया हमारे पास, फेसबुक हो गया और यूट्यूब हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, टोरेंट हो गए। अब जो यूजर बैठा है पीसी पे, वो थ्रू राउटर या फायरवॉल किसी भी सर्वर को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अब हमने उससे कहा कि ये मत करो, वो एग्री करेगा, लेकिन देखा ऑफिस में कोई नहीं है या कोई भी नहीं है, तो वो फिर से यूट्यूब वगैरह टोरेंट फेसबुक एक्सेस करेगा। उसको रोकने के लिए एक सर्वर लगाया जाता है, तो लेन में ही हम क्या लगा देंगे, लेन के अंदर ही हमने लगा दिया यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। और जो प्रॉक्सी सर्वर होता है उस पे हम डिफाइन करते हैं क्या, पॉलिसी। पॉलिसी में हम उसको इस तरह से बताएंगे कि अगर गूगल है तो वो क्या कर दो, अलाउ, फेसबुक है तो वो क्या कर दो, फॉर एग्जाम्पल ये भी हमने क्या करा देना है, अलाउ। डिपेंड करता है, लेकिन किस पे जाता है कोई, यूट्यूब पे जाता है, तो यूट्यूब वाली रिक्वेस्ट जो है वो हमने क्या कर देनी है, डिनाय। और टोरेंट पे यदि कोई जाता है तो उसको भी क्या कर देना है, डिनाय। इस तरह की पॉलिसी हम किस पे बनाएंगे, अपने प्रॉक्सी सर्वर पे बनाएंगे। पॉलिसी तो बना दी, और आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, प्रॉक्सी सर्वर। अब प्रॉक्सी सर्वर जब डिप्लॉय करते हैं तो एक तरीका होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं, पहला तरीका होता है डिप्लॉय करने का एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर हम किसको कॉन्फ़िगर करते हैं, क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। क्लाइंट को बोलेंगे कि जब तुम्हें कहीं भी जाना है, वो किसको दोगे रिक्वेस्ट, प्रॉक्सी सर्वर को। तो क्लाइंट ने भेजा कि मेरे को कहाँ पे जाना है, गूगल पे, तो फोर्सफुली क्लाइंट को कहाँ भेजनी पड़ेगी रिक्वेस्ट, प्रॉक्सी पे। प्रॉक्सी देखेगा गूगल क्या है हमारा, गूगल क्या हो गया, अलाउ हो गया। अब प्रॉक्सी खुद रिक्वेस्ट भेजेगा जो वाया राउटर के किसके पास जाएगी, गूगल के पास। गूगल रिप्लाई भेजेगा किसको, गूगल रिप्लाई भेजेगा, किसको भेजेगा, प्रॉक्सी को। तो गूगल ने रिप्लाई भेजा प्रॉक्सी को, और फिर प्रॉक्सी उस रिप्लाई को किसको देगा, क्लाइंट को देगा। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे, एक मिनट, तो फोर्थ स्टेप में फिर वो रिप्लाई किसके पास जाएगा, रिप्लाई आपके क्लाइंट के पास जाएगा।
तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर हम किसको कॉन्फ़िगर करेंगे? क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे कि तुमने रिक्वेस्ट किसको देनी है? प्रॉक्सी सर्वर को देनी है। एक तो ये तरीका है। अगर ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते तो फिर दूसरा तरीका होता है, कौन सा? ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी हमने कॉन्फ़िगर करना है, और जिसके अंदर हम किसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? गेटवे। तो गेटवे की आप क्या करोगे? कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो गेटवे कॉन्फ़िगर करना है, तो पहला स्टेप, जो क्लाइंट है वो किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? गूगल को। अब गेटवे खुद ही रिक्वेस्ट किसको देगा? प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी देखेगा गूगल क्या है, अलाउड है। अब ये खुद रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल को। गूगल रिप्लाई किसको देगा? प्रॉक्सी को। और प्रॉक्सी उस रिप्लाई को किसको देगा? क्लाइंट को। तो कहने का मतलब ये है, चाहे क्लाइंट प्रॉक्सी को दे या गेटवे प्रॉक्सी को दे, रिक्वेस्ट किसके पास आएगी? प्रॉक्सी। और प्रॉक्सी से ही कहाँ जाएगी? बाहर। बाहर से रिप्लाई किस पे? प्रॉक्सी पे। और प्रॉक्सी से ही कहाँ जाएगा? अंदर। तो इंटरमीडिएट हुआ या नहीं हुआ? तो प्रॉक्सी सर्वर इंटरमीडिएट का काम करेगा इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। ना अंदर वाले को सीधा बाहर जाने देगा, ना बाहर वाले को सीधा अंदर आने देगा। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कौन सा यूआरएल एक्सेस होगा, कौन सा यूआरएल एक्सेस नहीं होगा। जो डायग्राम से बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि ये डायग्राम वापस नहीं आएगा, पहले देख लो। क्लाइंट, प्रॉक्सी, इंटरनेट। तो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी से बाहर, वाया प्रॉक्सी के अंदर हमारा जाएगा। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया वही, कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो इंटरमीडिएट सिस्टम का काम करेगा इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर इनसाइड यूजर को ना तो सीधा बाहर जाने देगा, ना बाहर से अंदर आने देगा। इसको हम एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन फायरवॉल भी बोलेंगे। इससे क्या काम किया जाएगा? यूआरएल फिल्टरिंग का, जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो सकता है। लिमिटेशंस क्या है प्रॉक्सी की? अगर आपने एक ही लगाया तो क्या हो जाएगा? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो एक नहीं, दो लगाएंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी डाउन होगा तो भी सेकेंडरी हमारा क्या है? अवेलेबल है। उसके अलावा इट इंट्रोड्यूस डिले। क्या रहेगा आपका? डिले। डिले किस में रहेगा? यहाँ पे मिली सेकेंड्स के अंदर रहेगा। उस डिले का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें पानी है तो कुछ चीजें करनी पड़ेगी। डिले का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आप अच्छी क्वालिटी का या अच्छे थ्रूपुट वाला प्रॉक्सी सर्वर लगाओ, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रखो, तो डिले को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। डन हुआ। तो ये लिमिटेशंस किसके होंगे? हमारे प्रॉक्सी सर्वर्स के। तो दो चीजें पढ़ी, पैकेट फिल्टरिंग और प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या? स्टेटफुल फायरवॉल। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है वो हमने यहाँ पे जानना है। तो जानना कुछ इस प्रकार से है, डायग्राम से जानेंगे, बाद में लाइन है, कि मेरे पास यहाँ पे एक क्लाइंट हो गया। क्लाइंट को मैंने फायरवॉल से जोड़ा, और फायरवॉल से मैंने एक सर्वर जोड़ दिया। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आईपी दे दो। तो आईपी हमारा यहाँ पे हो गया 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.102.1 और 192.168.102.100 हो गया। अगर ये सर्वर क्या सर्विस दे रहा है? 443। तो क्लाइंट एक डायनेमिक पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। तो सबसे पहले जो पीसी है वो एक पैकेट बनाएगा। पैकेट का स्ट्रक्चर ये होगा, सोर्स आईपी क्या रहेगा? 192.168, 192.168.101.100। डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा? 192.168.102.100। सोर्स पोर्ट कितना हो जाएगा? 1025 हमारा पोर्ट नंबर होगा। डेस्टिनेशन पोर्ट कितना हो जाएगा? 443। क्योंकि हम पहला पैकेट भेज रहे हैं तो टीसीपी का सिन फ्लैग भेजेंगे। इस प्रकार का क्या बनेगा? एक पैकेट बनेगा। तो पहला स्टेप पैकेट बना, पैकेट का स्ट्रक्चर ये हो गया, और उस पैकेट को किसको दे दिया जाएगा? उस पैकेट को आपके फायरवॉल को दे दिया जाएगा। फायरवॉल क्या बनाएगा? एक अपना
डेटा बेस बनाएगा, डेटाबेस में ऐड करेगा कि 192.168.101 डॉट कितना 100 का कितना पोर्ट नंबर, 101.100 का कितना पोर्ट नंबर आ रहा है, 1025 पोर्ट नंबर आ रहा है, जो गया है किसके पास गया है, जो 192.168.102 के कितने पोर्ट के पास गया है, 443। पहला क्या है, सिन। इस प्रकार का क्या तैयार किया, डेटाबेस। डेटाबेस तैयार करके जो ये वाला पैकेट है, डेटाबेस तैयार होगा, और ये तैयार होके ये वाला पैकेट किसको दे दिया जाएगा, ये वाला पैकेट आपके सर्वर को दे दिया जाएगा। सर्वर के पास क्या आया, सिन, तो सर्वर क्या भेजेगा, सिन प्लस एक। तो 6 स्टेप में ये क्या तैयार करेगा, रिप्लाई। रिप्लाई में सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, 192.168.102.100। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा, 192.168.101.100। सोर्स पोर्ट कितना हो जाएगा, 443। डेस्टिनेशन पोर्ट कितना हो जाएगा, 1025। सिन के जवाब में क्या दिया जाएगा, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। इस प्रकार का हमारा क्या तैयार होगा, रिप्लाई। और वो किस पे आएगा, फायरवॉल। फायरवॉल मैच करेगा, कौन आ रहा है, 102। कौन आ रहा है, 102 मैच कर गया, ओके। और 102 कितना पोर्ट नंबर लेके आ रहा है, 443। तो 102 और उसका पोर्ट नंबर मैच किए या नहीं किए, किसके पास जा रहा है, 101.100। किस पोर्ट पे जा रहा है, 1025। तो 101.100, 1025। तो मैच किए या नहीं किए, ओके मैच कर गया। उसके बाद हमने क्या भेजा था, सिन। सिन के बदले में क्या आता है, सिन प्लस एक। सिन भेजा था तो क्या आ रहा है, सिन प्लस एक। तो ये रिप्लाई हमारे डेटाबेस से मैच किया या नहीं किया, कर गया। तो मैच हो गया, तो इसे क्या कर दिया जाएगा, अलाउ। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है, स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब भी पैकेट आता है वो डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस बना के पैकेट को बाहर भेजता है। डेटाबेस में लर्न करता है सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट और फ्लैग वगैरह लर्न करके किसको दे देता है, डेस्टिनेशन को। जब रिप्लाई आता है तो रिप्लाई को किससे मैच किया, डेटाबेस से। मैच हो गया तो अलाउ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो बाहर से रिप्लाई आया है वो पैकेट हो ही ना जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है। अब मान के चलो बाहर से ये सर्वर खुद रिप्लाई की जगह क्या इनिशिएट कर देता है, रिप्लाई की जगह क्या भेज देता है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भेज रहा है तो खुद का पोर्ट कितना हो जाएगा, डायनेमिक। पीसी को आरडीपी करना चाहता है, आरडीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है, 3389। ऐसी रिक्वेस्ट किस पे आई, फायरवॉल पे। मैच किया क्या, 102.100, 102.100 आईपी तो मैच हो गया, लेकिन पोर्ट नंबर कितना है, 1025। 1025 मैच नहीं हुआ, किसके पास जा रहा है, 101.100। 101.100 मैच हो गया, किस पोर्ट के पास जा रहा है, 3389 मैच नहीं हुआ। तो ये हमारे डेटाबेस से मैच नहीं किया। मैच नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब भी पैकेट आता है डेटाबेस बनाता है, पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। जब रिप्लाई आता है डेटाबेस से मैच करता है, मैच होता है तो अलाउ, मिसमैच होता है तो ड्रॉप। तो जो आपको ये डायग्राम से समझाया है वैसा ही लिखा हुआ है। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को जब पैकेट ट्रेवल करता है किससे, फायरवॉल से। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को स्टेट टेबल में, ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में फायरवॉल फॉरवर्ड करता है पैकेट को, किसको, एक्चुअल डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट तो स्टेटफुल फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को किसके साथ, टेबल के साथ। यदि रिप्लाई मैच होता है तो पैकेट स्वीकार किया जाता है, अन्यथा क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। अब जो टेबल मेंटेन की जाती है उसको क्या बोलते हैं, या फिर
या फिर सेशन टेबल, जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। डन हुआ। तो ये हमारी तीसरी फायरवॉल टेक्निक हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटफुल फायरवॉल। नेक्स्ट है हमारा क्या यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब ये किन लोगों के लिए, डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम ये है कि आपने एक कंपनी के अंदर काम करते हो, जहां पे पीसी और क्या रखे हुए हैं, सर्वर। उन सभी पीसी और सर्वर को किससे जोड़ दिया हमने, स्विच से जोड़ दिया। स्विच से क्या लगाया, राउटर। राउटर को हम किससे जोड़ सकते हैं, आईएसपी से। राउटर को हम लीज लाइन से भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। राउटर को हम किससे जोड़ सकते हैं, एमपीएलएस कनेक्शन के द्वारा। तो आपने क्या लगा रखा है करंटली, राउटर। राउटर पे सबसे पहले क्या करोगे, आईपी एड्रेसिंग। फिर क्या करोगे यहाँ पे, राउटिंग। इंटरनेट है तो क्या करोगे, नेटिंग। एमपीएलएस है तो एमपीएलएस या फिर क्या चलाओगे, बीजीपी। इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करोगे या नहीं करोगे, करनी पड़ेगी। अब मेरे को ये नेटवर्क प्रोटेक्ट करने हैं। प्रोटेक्ट करने हैं तो राउटर हटा के क्या लगाया जाएगा, फायरवॉल। तो हमने क्या लगाया, फायरवॉल। फायरवॉल पे फिर से आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग और क्या चलाएंगे, नेटिंग। एमपीएलएस चलता ही नहीं है। और उसके बाद क्या लगाया जाएगा, फायरवॉल पॉलिसीज। तो अगर हम राउटर को हटा के क्या लगाते हैं, फायरवॉल, तो हर चीज दोबारा कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी या नहीं, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, एक्सपर्टाइज चाहिए। दूसरा, नेटवर्क बिगड़ रहा है, हमें एमपीएलएस चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं करता। अब दिक्कत ये है या रिक्वायरमेंट ये है कि हमें नेटवर्क के अंदर चेंज नहीं करने हैं। हमारा टारगेट क्या है, केवल फायरवॉल पॉलिसी। तो हम राउटर को रिप्लेस नहीं करेंगे, और हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का इस्तेमाल करेंगे। जो ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है, ये हम कहाँ पे लगाएंगे, लेन और गेटवे के बीच में क्या लगा दिया, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। लेन को किससे जोड़ा, फायरवॉल से। गेटवे को किससे जोड़ दिया, फायरवॉल से। और लेन और गेटवे की कनेक्टिविटी ब्रेक कर दी। अब ट्रैफिक किससे जाएगा, फायरवॉल पे। फायरवॉल पे हमने क्या लगा रखा है, पॉलिसी। क्या एड्रेसिंग चेंज की ना, राउटिंग चेंज की ना, नेटिंग चेंज की ना, एमपीएलएस छेड़ा ना, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं किया। बट फिर भी हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पे, फायरवॉल पॉलिसी। जो किसकी मदद से होगा, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की मदद से होगा। तो जब नेटवर्क में हमें केवल क्या लगाना है, फायरवॉल पॉलिसी लगाना है, लेकिन नेटवर्क चेंज नहीं करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का इस्तेमाल करेंगे। अब जो डायग्राम से समझा है वही लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंट फायरवॉल काम करता है किस पे, लेयर टू पे। आपने ये टोपोलॉजी देखी, यहाँ पे दो इंटरफेस है, इधर से आने वाले फ्रेम उधर और उधर से आने वाले फ्रेम इधर। तो ये किस पे काम करेगा, लेयर कितने पे काम करेगा, लेयर टू पे करेगा। डन हुआ। उसके पश्चात तो ये हमारा यहाँ पे हुआ। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल काम करता है लेयर टू पे, ये फॉरवर्ड करता है फ्रेम को किस पे, लेकिन अभी भी इसके पास क्षमता है कि वो फिल्टर कर सकता है ट्रैफिक को लेयर टू से लेके कितने तक, लेयर सेवन तक। दूसरे वेंडर्स में ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है, या तो सेम नेम के साथ या फिर डिफरेंट नेम। डिफरेंट नेम क्या हो सकता है, वर्चुअल वायर। फायदा क्या है, फायदा एक ही है, आप डिप्लॉय कर सकते हो फायरवॉल या ट्रांसपेरेंट फायरवॉल अपने नेटवर्क में। यदि आप चाहते हो इम्प्लीमेंट करना फायरवॉल अपने नेटवर्क में, बिना दोबारा से आईपी दिए, बिना नेटवर्क को रीडिजाइन किए, बिना आईपी दिए, बिना नेटवर्क को रीडिजाइन किए, यदि आपको फायरवॉल इंप्लीमेंट करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट। तो ये होगा हमारा यहाँ पे क्या, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब एक और टेक्निक बच गई यहाँ पे, वो टेक्निक हमारी है कौन सी, वो टेक्निक है हमारी कौन सी यहाँ पे, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ये है कि मान के चलो आपके पास क्या है, एक लेन हो गया।
तो हमारे पास यहाँ पे हुआ एक लेन। लेन को हमने किससे जोड़ दिया? फायरवॉल से। फायरवॉल को किससे कनेक्ट कर दिया हमने? इंटरनेट से। और इंटरनेट से हमारे पास एक पब्लिक सर्वर है, तो ये हो गया पब्लिक सर्वर। ओके। यहाँ पीसी पे एक यूजर बैठा हुआ है। फायरवॉल पे हमने क्या बनाया हुआ है? रूल बनाया हुआ है। और रूल ये कहता है कि अगर तुम जानते हो, अगर आपके पास क्या है, नॉन अटैक आता है, तो नॉन अटैक का क्या ले लेना है? एक्शन। तो नॉन अटैक जो हमारा है, नॉन अटैक के लिए आपने एक्शन क्या कर दिया यहाँ पे? डिनाय। लेकिन नॉन अटैक किससे पता चलेगा आपको? उसके लिए आपके पास क्या होंगे? सिग्नेचर्स होंगे। तो हमारे पास फायरवॉल पे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर के क्या आ गए? एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, आईपीएस के सिग्नेचर्स हमने डाल दिए। अब यूजर ने पब्लिक सर्वर को क्या भेजी? एक रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट में हमें क्या मिली? एक फाइल। उस फाइल को फायरवॉल मैच करेगा नॉन डेटाबेस से। क्या कोई सिग्नेचर मिला? नहीं। नहीं मिला। तो ये फाइल क्या हो गई? अलाउ। जब वायरस है ही नहीं तो हम ब्लॉक नहीं करेंगे। तो वायरस नहीं डिटेक्ट हुआ तो अलाउ हो गई। लेकिन अगर मान के चलो इस फाइल के अंदर कोई एक या मल्टीपल अटैक के क्या मिलते हैं? सिग्नेचर मिलते हैं। तो ये फाइल किसके पास आएगी? फायरवॉल। फायरवॉल उसको डेटाबेस से मैच करेगा। इस बार डेटाबेस से मैच हुआ या नहीं हुआ? सिग्नेचर्स मैच कर गए। मैच कर गए तो इसको क्या कर दिया जाएगा? ड्रॉप कर दिया जाएगा। डन हुआ। तो कोई भी फायरवॉल बाय डिफॉल्ट नॉन अटैक से ही हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब होता क्या है, ये अटैक डे बाय डे नए नए इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो मान के चलो हमारे नेटवर्क में एक अटैक हुआ, ZDA, जीरो डे अटैक या अननोन अटैक। फाइल आई, मैच हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ। तो ये फाइल क्या हो गई? अलाउ। यानी जिस फाइल के अंदर ZDA था वो क्या हो गया? अलाउ हो गया। अब ये तो मारा गया। जब तक हमें पता चलेगा ये वायरस या अटैक बहुत सारे सिस्टम्स को क्या कर चुका होगा? कॉम्प्रोमाइज कर चुका होगा। एग्जाम्पल कोरोना। पहले लोग बाहर घूमने गए, वहां से कोरोना लेके आए। नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार था, लोग निपटते गए। जब बहुत सारे मरने लगे तब सरकार की आंखें खुली कि ये बवाल हो क्या रहा है। पता चला ये तो कोरोना है। नहीं आई बात समझ में? लेकिन जब तक पता चला तब तक लंका लुट चुकी थी। ऐसा ही था ना? ओके। फिर उसके बाद दवाई बनाने में टाइम लगा। 1 साल दवाई बनाने में लगा। 1 साल 2 साल पूरे विश्व को क्या है, इंजेक्शन देने में या डोज देने में लग गए। हाँ या ना? तो कितनी तबाही हुई? ज्यादा या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। अब कल्पना ये करो कि अगर कोरोना का पहला मरीज ही डिटेक्ट हो जाता और उसकी दवाई बन जाती, तो क्या इतनी तबाही होती? नहीं होती। देखो कितनी अच्छी बात है। हम क्या क्या सोच लेते हैं कि पहला मरीज ही क्या हो जाता, डिटेक्ट हो जाता, तो इतनी तबाही ना होती। तो ये जितना गाल बजाना आसान है ना, प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है? नॉर्मल खांसी जुकाम वाले को कोई कौन इंस्पेक्शन पे डालेगा? बुखार वाले को नहीं डालेगा। तो इससे फार्मा कंपनीज को भी फायदा नहीं है। लेकिन जब कोरोना की दवाई बनी तो फार्मा कंपनियों को फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो उनका खुदा पैसा है, तुम मरो या तुम्हारा रिश्तेदार, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। काम के मुद्दे पे आते हैं। तो अब क्योंकि अटैक से तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन इसको कम कैसे करें? तो कॉन्सेप्ट है इसको कम कैसे किया जाए। तो कम कैसे किया जाए उसके लिए एक टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। क्या बोला जाता है? सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन बोला जाता है। सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन में हम एक दूसरा रूल बनाते हैं और उसमें हम बताते हैं, ये क्या बताना होता है?
उसमें हम ये बताते हैं फायरवॉल को यदि क्या डिटेक्ट होता है, अननोन अटैक यदि डिटेक्ट होता है तो क्या लेना है, एक्शन। और एक्शन ये है कि सेंड कर दो अटैक की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू क्लाउड या डेटा सेंटर। क्लाउड या डेटा सेंटर को भेज दो। कौन से डेटा सेंटर को, फायरवॉल के डेटा सेंटर को। अब जब ये रूल बना दिया, तो जब ये रूल हमारा आया तो हुआ कुछ यूं कि जो हमारा क्या हुआ, जीरो डे अटैक हुआ। तो जीरो डे अटैक जब हुआ तो फाइल नॉन सिग्नेचर से तो मैच नहीं हुई, नॉन से तो मैच नहीं हुई। तो नॉन से मैच नहीं हुई तो किससे मैच हो गई, अननोन से। अननोन से मैच हुई तो फायरवॉल किसका है, फोर्टीगेट का है। तो ये ऑन प्रिमाइस या क्लाउड एक डिवाइस को भेज दिया जाएगा। ये आपका क्लाउड अथवा ऑन प्रिमाइस अप्लायंस हो सकता है। तो ये फोर्टीगेट का क्या हो सकता है, क्लाउड या डिवाइस हो सकता है। अब ये फाइल उसको क्या कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी कि मेरे को एक सस्पेक्टेड क्या आई है, फाइल आई है। तो फाइल जिसमें क्या था, जेडडीए था, वो किसको दे दी गई, क्लाउड या ऑन प्रिमाइस डिवाइस को। अब क्लाउड है या वो डिवाइस है, वो वहां पे उसको क्या करेगा, वो उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करके बताएगा कि ये जो तूने ला के दिया है ये क्या है, वायरस। इस वायरस का क्या निकाला जाएगा, अपडेट। और वही अपडेट जो है यानी प्रिवेंशन टेक्निक, प्रिवेंशन टेक्निक यानी सिग्नेचर्स। तो वो अपडेट आपको फिर थ्रू इंटरनेट के या लोकली, लोकल डिवाइस को दिया है तो लोकल डिवाइस सीधा, इंटरनेट पे भेजा है तो थ्रू इंटरनेट को उसको आपका क्या मिलेगा, अपडेट यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही वो अपडेट आया तो फायरवॉल उस अपडेट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके किस में ले आएगा, अपने डेटाबेस में ले आएगा। कितनी अच्छी बात है, जो अननोन था वो क्या हो गया, नॉन हो गया। ओके। लेकिन अब ये टाइम कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है फाइल साइज पे। तो फिर भी अगर आप, या रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। तो कुछ वेंडर ये कहते हैं कि जब आपने फाइल को क्या किया, यहाँ पे सेंड किया, तो आपने क्या सेंड की, फाइल सेंड की या नहीं की, तो फाइल सेंड की, उसका क्या रिसीव किया, अपडेट यहाँ पे रिसीव किया। तो इस अपडेट और रिसीव के बीच में एक टाइम विंडो है, वो कितना है, 3 से 5 मिनट। कि अगर कोई अपडेट आपने दिया है तो 3 से 5 मिनट में उसका क्या मिल जाएगा आपको, अपडेट मिल जाएगा। लेकिन जब तक अपडेट नहीं आएगा तब तक क्या होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक भगवान भरोसे रहो। तो जब तक अपडेट नहीं आता है तो जो फाइल है, फाइल के अंदर क्या है हमारा, जीरो डे अटैक। तो यहां पे हम लिख देंगे कि बिफोर, बिफोर अपडेट, जब तक अपडेट नहीं आएगा, बिफोर अपडेट जेडडीए विल बी अलाउ। अपडेट से पहले क्या रहेगा आपका, जेडडीए अलाउ, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बार यदि आपको क्या आ गया, अपडेट आ गया, तो आफ्टर अपडेट, अपडेट के बाद जेडडीए विल बी डिनाय, जेडडीए क्या रहेगा, डिनाय रहेगा। आया कुछ समझ में। तो ये जो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, तो ये क्लाउड को या किसको भेजी जाएगी, लोकल डिवाइस को भेजी जाएगी। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। अब जिस डिवाइस के अंदर किसकी क्षमता हो, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन क्या कर रहा है, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन के अंदर एक फायरवॉल या आईपीएस या एक डिवाइस एक फाइल को डेडिकेटेड क्लाउड या डिवाइस को देता है डीपर इंस्पेक्शन के लिए, ताकि वो इसको इंस्पेक्ट करके अपडेट किसको दे सके, फायरवॉल को दे सके। तो जिस डिवाइस में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो वही हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या कहलाता है, फायरवॉल कहलाता है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, पोलो अल्टो फायरवॉल,
फोर्टिगेट फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल, सिस्को एफटीडी, ये चार फायरवॉल्स हैं जो कैसे हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि इनके अंदर किसकी क्षमता है, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता है। क्लियर हुआ। अब इसी सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बेचते हैं। पोलो अल्टो इसको वाइल्ड फायर के नाम से बेचता है, चेक पॉइंट सैंड ब्लास्ट के नाम से बेचता है, सिस्को टालॉस सब्सक्रिप्शन के नाम से बेचता है, फोर्टिगेट कहता है तुम भाड़ में जाओ, मैं इसको क्या बोलूंगा, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन ही बोलूंगा। डन। क्लियर हुआ। तो ये भी हमारे फायरवॉल के अंदर ये भी क्षमता है कि वो अननोन अटैक को किसको दे सकता है, लोकल डिवाइस या क्लाउड को डिलीवर कर सकता है। गॉट इट। तो अभी हमने यहाँ पे सीखा आज कि इस पूरे ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, और हमारा फायरवॉल का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। डन हुआ। हाँ, अब हम बात कर सकते हैं, किसका प्रश्न था, क्या था। Is sandbox is an inbuilt feature or it is a require a dedicated box or something? देखो ये वेंडर पे डिपेंड करता है। पहली बात तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन लोकल डिवाइस में होगा ही नहीं, किसी भी वेंडर का है, चाहे पोलो अल्टो है, चाहे फोर्टिगेट है, या चेक पॉइंट है। अब जो फोर्टिगेट है उसके लिए सैंडबॉक्स अप्लायंस प्रोवाइड करता है, लेकिन वो फ्री में नहीं आता, ये सर्विस कॉस्टली है। तो आप फोर्टिगेट फायरवॉल को एक सर्वर की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हो, जो हमारा क्या होगा, सैंडबॉक्स अप्लायंस होगा। जैसे हमारा नॉर्मल सर्वर होता है, एलडेप सर्वर, कोई भी सर्वर, तो जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसका जस्ट क्या देते हैं, आईपी एड्रेस की, एलडेप के लिए या एडी के लिए या एफएसएसओ के लिए इस आईपी को हिट करो। वैसे ही फोर्टिगेट पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे सैंडबॉक्स अप्लायंस का आईपी एड्रेस की, अननोन अटैक किसको भेज दो, सैंडबॉक्स अप्लायंस को भेज दो। ये तो हो गया फोर्टिगेट का। अब पोलो अल्टो इसमें थोड़ा अलग करता है, वो कहता है मैं दोनों दूंगा, मैं लोकल अप्लायंस भी दूंगा और मैं क्लाउड बेस क्या दूंगा, सर्विस भी दूंगा। अगर तुम लोकल अप्लायंस यूज कर रहे हो तो लोकल आईपी दे दो, अगर क्लाउड बेस यूज कर रहे हो तो मेरे क्लाउड का क्या दे दो, आईपी दे दो। तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। फिर वो कहता है कि बेस्ट कौन सा रहेगा, बेस्ट के लिए कह रहा है कि क्लाउड वाला बेस्ट रहेगा। क्लाउड वाला बेस्ट क्यों रहेगा, क्योंकि तुमने इंफॉर्मेशन क्लाउड को दी, तो सभी किसको देंगे, क्लाउड को देंगे, तो मेरे पास ज्यादा डेटाबेस इकट्ठा होगा, तो मैं ज्यादा एंटीवायरस क्या कर सकता हूं, जनरेट करके तुम्हें दे सकता हूं। तो पोलो अल्टो देता तो लोकल भी है, लेकिन रिकमेंड कौन सा है, क्लाउड वाला है। और फोर्टिगेट आपका क्या देता है, लोकल अप्लायंस देता है। क्लियर। So local appliance also require to access internet that sandbox, ना? इंस्पेक्शन के लिए नहीं, लेकिन जो सिग्नेचर्स वगैरह अपडेट करने उसके लिए तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। So we have to configure netting on that sandbox also or internet. जो सैंडबॉक्स है वो एक सर्वर होगा, सर्वर के पास अगर तुमने अपने लेन में रख रखा है प्राइवेट आईपी होगा, और प्राइवेट आईपी को यदि इंटरनेट से कम्युनिकेट कराना है तो फायरवॉल पे नेटिंग तो करनी ही पड़ेगी। सैंडबॉक्स डिवाइस पे नेटिंग की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए सर्वर का काम करेगा। ओके सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर हम्म जो ये अटैक जनरेट हो रहा है, हम्म। ये इसका जो सोर्स है वो आउटसाइड इनकी पब्लिक सर्वर है। तो नहीं, जरूरी नहीं है। हम्म, होता क्या है, ये कुछ ऐसा है, बीमारियां बाहर से आती हैं या नहीं, लेकिन ऐसा भी तो है बीमारी हमारे शरीर में भी तो पैदा होती है। तो ये अटैक जरूरी नहीं है बाहर से ही होगा, ये कहाँ से हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है, यदि कोई बंदा अच्छी तरह से जानता है। लेकिन ये है कि ये फिर चिंदी चोरों का काम नहीं होगा, उसके लिए फिर समझदार बंदा चाहिए। अब ये वही हो गया कि भैया ऐसी बीमारी पैदा करो जो वर्ल्ड में अब तक ना हुई हो, तो हम जैसा कोई झोला छाप तो कर नहीं सकता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले किसको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, दवाइयां बनाने वाले की मदद लेनी पड़ेगी। फिर उससे पूछना पड़ेगा कि भैया बीमारी या एक वायरस बनाना है, फिर वो कहेगा
कि किसके लिए बनाना है, कैसे इंजेक्ट करना है, उसकी प्रॉपर्टी। तो वो एक दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ठीक है ना। हम्म। तो लेकिन बाहर और जैसे अंदर दोनों से हो सकता है, बोलो। हाँ हाँ, जैसे कोई भी रिक्वेस्ट जो पब्लिकली जनरेट होती है तो फायरवॉल तो बाय डिफॉल्ट उसे डिनाई ही कर देता है ना, अगर ऐसा उसकी तो नहीं। रिक्वेस्ट वेट लैंड वेट से वेट जनरेट ना वेट, हो। देखो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम्म एग्जाम्पल ये है, कोरोना तो देखा ही होगा ना। हम्म ठीक है, इंडिया के लोग चाइना तो नहीं गए थे, कहाँ गए थे, दुबई। लेकिन हम्म दुबई के लोग कहाँ गए थे, चाइना। तो दुबई के लोग चाइना गए, वहां से वायरस लेके दुबई में आए। अब यहाँ के ये घुमक्कड़ जो लोग हैं, वो गए थे दुबई, तो वहां से टोकन में ले आए। बाहर से वो कभी नहीं आएगा, अंदर वाला रिक्वेस्ट बाहर भेजेगा। लेकिन हम्म बाहर से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हमें नहीं हम्म पता है। तो सीधा हम्म बाहर से तो नहीं आ सकता, अंदर वाला ही कोई बाहर जाएगा, तब उसे हम्म, लेके आएगा। ठीक है। ओके ओके। अगर सारी चीजें हमें हमारे घर के अंदर मिल जाए, तो हमें बाहरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, फिर हमें किसी से मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सारी चीजें किस में मिले हमें, घर में। तो हम बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे तरह तरह के लोगों से मिलेंगे। अब तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, तो उनसे हम प्रभावित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। ओके ओके, समझ गया। हाँ जी। तो ये अंदर वाला ही कोई बाहर जाएगा, और तब लपेट के उधर से वायरस लाएगा। या हम कोई फाइल एक्सेस करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने इंटरनेट से क्या डाउनलोड की, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड की। अब हमारे लिए तो मान के चलो, हमने सर्च मारा फॉर एग्जांपल कि मेरे को क्या चाहिए, लेटेस्ट ऑफिस चाहिए। तो लेटेस्ट ऑफिस कहाँ से मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से। वहां से क्या करेगा, हमें चार्ज करेगा। फिर हम लिखेंगे जय हो टोरेंट बाबा की, तो फ्री ऑफिस फाइल ऑन टोरेंट, वहां पे कोई हमें फाइल दिख जाएगी। हम उसको कहाँ पे लेके आ जाएंगे, अपने लैपटॉप में। लो आ गया वायरस अंदर। तो इस प्रकार से होगा। क्लियर। क्लियर सर, थैंक यू। वेलकम जी। और किसी का कोई प्रश्न। तो आज हमने कंप्लीट किया है कि इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, और हमारी फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। डन हुआ। आज हम इतना ही रखेंगे। कल हमारा क्या रहेगा, फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन। फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन में भी कल यही चीज बताने वाला हूं जो तुम्हें अभी बताया है, क्योंकि ये जो भी हम पढ़ेंगे, ये फोर्टीगेट के क्या होंगे, फीचर्स ही होंगे। और उसके बाद आपका लैब सेटअप बना के क्या शुरू कर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिए जाएंगे। कल हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, हमने डिस्कस किया था फायरवॉल के बारे में, फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन। तो जो कल हमने फीचर डिस्कस किए थे, वो सभी के सभी किसके फीचर थे, फोर्टीगेट फायरवॉल के ही फीचर थे। तो फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि FortiGate फायरवॉल फीचर्स। तो जो FortiGate फायरवॉल है, उसका सबसे पहला फीचर है कि ये आपका कैसा है, स्टेटफुल फायरवॉल। यानी कि जब भी इसके पास क्या आएगा, ट्रैफिक आएगा, ये उसको क्या करेगा, लर्न करेगा। कौन सा सोर्स आईपी है, कौन सा डेस्टिनेशन आईपी है, कौन सा सोर्स पोर्ट है, और कौन सा डेस्टिनेशन पोर्ट है। इसके साथ साथ जो FortiGate फायरवॉल है, वो आपको क्या किसका फीचर प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो स्टेटफुल फायरवॉल का भी काम करेगा, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का भी काम करेगा। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का अल्टरनेट नाम होता है वर्चुअल वायर। ये वर्चुअल वायर भी सपोर्ट करेगा, और साथ की साथ ये क्या सपोर्ट करता है, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन भी ये आपका सपोर्ट करता है। फोर्टिगेट फायरवॉल को आप CLI और GUI के द्वारा क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। साथ की साथ
FortiGate फायरवॉल सपोर्ट करता है आईपी वर्जन 4 राउटिंग। आईपी वर्जन 4 में आप क्या क्या कर सकते हो? स्टैटिक, डिफॉल्ट क्या चला सकते हो? रिप, ओएसपीएफ, आईएसआईएस, बीजीपी राउटिंग आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। साथ के साथ IPv6 राउटिंग में स्टैटिक, डिफॉल्ट आपका चलेगा। साथ के साथ रिप का नाम क्या हो जाता है? अब IPv6 में रिप का नाम हो जाता है यहाँ पे रिप NG, OSPF वर्जन 3, ISIS-v6 और मल्टी प्रोटोकॉल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है IPv6 के अंदर भी। राउटिंग के पश्चात फिर हमारा आता है यहाँ पे लिंक मॉनिटरिंग। लिंक मॉनिटरिंग क्या है? जैसे सिस्को डिवाइस पे आप क्या बनाते हो? SLA, IP SLA। तो सिस्को डिवाइस में क्या बोला जाता है? IP SLA, जिसके अंदर हम नेक्स्ट होप की रीचेबिलिटी चेक करते हैं। तो IP SLA को यहाँ पे बोला जाता है लिंक मॉनिटरिंग। और लिंक मॉनिटरिंग ये आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों के लिए क्या करता है? सपोर्ट करता है। उसके पश्चात फिर क्या सपोर्ट करता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों के लिए क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। फिर बात आती है यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन भी आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के लिए सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या सपोर्ट करता है? ये साइट टू साइट वीपीएन। साइट टू साइट वीपीएन सपोर्ट करेगा आपका। उसके पश्चात क्या सपोर्ट करेगा? रिमोट एक्सेस वीपीएन सपोर्ट करता है। फिर आपका SSL वीपीएन भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। फिर अगर हमें फुल मैच चाहिए तो AD वीपीएन भी ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। आपका HA हाई अवेलेबिलिटी आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों के लिए HA सपोर्ट करता है। फिर आपका क्या है? सर्वर लोड बैलेंसिंग, ये भी आपका SLB आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 के लिए सपोर्टेड है। गॉट इट और नॉट? उसके पश्चात फिर हमारा इस पे आप क्या बना सकते हो? एडमिन प्रोफाइल्स, जिसके द्वारा ये बता सकते हो कि किस यूजर को आप, किस एडमिन को आपने कितने राइट्स देने हैं। इसके पश्चात आपका क्या रहेगा यहाँ पे? SD-WAN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा आपका कौन से वाला? FSSO, फोर्टीनेट सिंगल साइन ऑन आप डिप्लॉय कर सकते हो। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो क्या? इंटरफेस रिडंडेंसी। इंटरफेस रिडंडेंसी जिसके अंदर आप इथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे 40 एनालाइजर, 40 एनालाइजर और 40 मैनेजर का क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। डन हुआ? तो ये वही फीचर्स हैं जो हमने क्या किए हैं, कल डिस्कस किए हैं कि जो हमारा FortiGate फायरवॉल होता है उसके पास आप, उसके पास कौन कौन से फीचर होंगे? नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स और प्लस में क्या होंगे? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स होंगे। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल किसको बोला जाता है? जिसके अंदर किसकी क्षमता हो? सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो। डन हुआ? तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। तो
अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज FortiGate फायरवॉल और FortiGate फायरवॉल के फीचर्स क्या क्या हैं, तो आपको जो कल बताया है या तो वो आप ये बताओगे, यहाँ याद रख सकते हो कि FortiGate फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल का काम करेगा, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का काम करेगा, वर्चुअल वायर सैंडबॉक्स सपोर्ट करता है, CLI GUI मैनेज है, IPv4 राउटिंग, IPv6 राउटिंग, लिंक मॉनिटरिंग, नेटिंग, यूजर ऑथेंटिकेशन, साइट टू साइट VPN, रिमोट एक्सेस VPN, SSL VPN, फुल मैश VPN, AD VPN, क्लस्टरिंग देगा, सर्वर लोड बैलेंसिंग देगा, एडमिन प्रोफाइल सपोर्ट करता है, SD-WAN सपोर्ट करता है, FSSO AD इंटीग्रेशन, इंटरफेस रिडंडेंसी, एनालाइजर मैनेजर इंटीग्रेशन, ये चीजें आपको यहाँ पे देगा। डन हुआ। और आप कहोगे और भी फीचर्स होते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के, हाँ होते हैं, तो वो हम यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के कौन कौन से फीचर होते हैं। तो उसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ कि जो FortiGate फायरवॉल है, नॉर्मल फायरवॉल के साथ साथ किसके फीचर होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या आएगा, सबसे पहले सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन आपका आएगा, ये रहेगा। दूसरा, ये क्या सपोर्ट करता है, डिक्रिप्शन, या बोले तो डिक्रिप्शन ना बोल के आप इसको क्या बोलोगे, HTTPS इंस्पेक्शन। तो HTTPS इंस्पेक्शन भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर आप इस पे क्या कर सकते हो, URL फिल्टरिंग इनेबल कर सकते हो। आप क्या डिप्लॉय कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स आप लगा सकते हो। और आप क्या डिप्लॉय कर सकते हो, FSSO, जिसको हमने क्या बोला था यहाँ पे, AD इंटीग्रेशन। AD इंटीग्रेशन को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, FSSO। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जो नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स है वो मैंने ब्लैक ब्लैक इंक से मार्क किए हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स में HTTPS इंस्पेक्शन, URL फिल्टरिंग, सिक्योरिटी प्रोफाइल, FSSO, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, और आपका क्या है, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन, ये क्या करता है, आपका सपोर्ट करता है।